चलिए, तो रोटेशन पे प्रॉब्लम लेते हैं। जो प्रॉब्लम लेने वाला इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स। ओके, हमने इक्विलिब्रियम पे प्रॉब्लम लिया, प्योर रोलिंग पे प्रॉब्लम लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे प्रॉब्लम लिया इन रोटेशन, ठीक है, पुली वाले प्रॉब्लम्स ले लिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में प्रॉब्लम लिया लास्ट क्लास, ठीक है, वो रॉड था कोई आके हिट कर रहा था नॉल, ठीक है। सो देयर आर अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स इन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत कुछ मुझे बकना भी था, लेकिन इट विल टेक टाइम, तो हौले हौले करते रहेंगे, ठीक है। तो आज को और एक प्रॉब्लम लेते हैं व्हिच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, व्हिच इज वेरी लाइक सिंपल एट द आउटसेट। मतलब कभी सॉल्व करोगे तो एक लाइन में सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन उसका डिस्कशन यूनिक है, तो हम इसीलिए ये प्रॉब्लम चूज कर रहे हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। कुछ ऐसा है, साइमल्टेनियसली कॉपी करते रहना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब बाद में करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करते रहो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक एज यूजुअल सिलेंडर है, स्फीयर पे भी प्रॉब्लम्स लिए नहीं है, सब सिलेंडर है हमारे लिए। तो एक सिलेंडर, ना ना ना, ये तो मेन पार्ट है, ऑफ मास एंड रेडियस आर, टोटल मास रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। एंड इनिशियली राइट एट द बिगिनिंग, आप जब इसको देखना शुरू किए, आप देखते हो कि चचा इसके सेंटर का वेलोसिटी वीसी दिया हुआ है, ठीक है, इट्स गिवन। इसको वीसी ना लिखे, इसको वी नॉट लिखते चलो। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर इज वी नॉट, एंड स्टार्टिंग में उसके पास एंगुलर वेलोसिटी दी है, एंगुलर वेलोसिटी लेकिन इधर की तरफ ओमेगा नॉट, एंड स्टार्टिंग में ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है इट इज रिलेटेड टू वी नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये तुमको सब दिया हुआ है, इट्स गिवन। इट्स अ बिट लाइक, ये चीज अपने बचपन में किया होगा बहुत लोगों ने, बॉल के साथ, बॉल को सामने थ्रो करते लेकिन पीछे घुमा के थ्रो करते हैं, पीछे घुमा के थ्रो करते हैं, तो वैसे ही होगा। इट्स नॉट प्योर रोलिंग। कोई अगर ढंग से प्योर रोलिंग पढ़ा तो ही वुड रियलाइज कि सर ऐसा डायग्राम प्योर रोलिंग में होता ही नहीं है। प्योर रोलिंग में होता भाई जिधर जा रहा है उधर ही ओमेगा रहता है, देखना ना, मैंने जानबूझ के उल्टा दिया, तो स्टार्टिंग में प्योर रोलिंग है ही नहीं। हम लोग डिटेल्स में ऊपर डिस्कस कर लेंगे क्यों नहीं है, ताकि रिवीजन हो जाए, लेकिन ये प्योर रोलिंग नहीं, ठीक है। तो डेटा में तुमको कुछ नहीं बोला रोलिंग के बारे में, डेटा में बस बोला कि स्टार्टिंग में इसको वी नॉट दिया है और पीछे में ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट वी नॉट का ये रिलेशन स्टार्टिंग, ठीक है। एंड सरफेस जो है वो स्टार्टिंग में स्मूथ है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां से हम अपना ओरिजिन स्टार्ट करते हैं ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे एक पॉइंट है जहां पे मैं x इक्वल टू 0 बोलता हूँ, एंड उस पॉइंट के बियॉन्ड हर जगह फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद से हर जगह सरफेस रफ है, उसके पहले तक सरफेस स्मूथ, आइडियल एकदम स्मूथ है। तो x इक्वल टू 0 के बाद से सरफेस रफ है, सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया हुआ, चाहो तो आप एज्यूम कर सकते हो, इट्स अप टू यू, तो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, योर आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, ठीक है। एंड क्वेश्चन में तुम तो इतना डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला हुआ कि एट अ पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट, इट्स एट x नॉट, एट सम x कोऑर्डिनेट, फ्यूचर में ये सिलेंडर वहां पे पहुंचेगा, ठीक है, ओके। एंड अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, एट x इक्वल्स टू x नॉट, सिलेंडर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो यहीं से एक चीज क्लियर होती है कि इसके पहले रोलिंग नहीं हो रहा था प्योर रोलिंग, इसके पहले कुछ और हो रहा था, लेकिन जो प्योर रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट है या प्योर रोलिंग वाला जो बिहेवियर है वो x नॉट के बाद से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतने दिन में तुमको पता है कि जब भी प्योर रोलिंग बोलते हैं, लास्ट क्लास चल रहा है, हम लोग जनरली सेंटर ऑफ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दो वेरिएबल्स लेते हैं, फिर दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है। तो तुमको यही पूछा कि जब सिलेंडर प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर कितना होगा, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू x नॉट सिलेंडर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट किया उस समय vc कितना होगा, ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे कुछ vc है व्हिच इज अननोन, इसको मैं ब्लू में ड्रॉ करता हूँ, दिस वन, ये अननोन, ठीक है। अब प्योर रोलिंग बोला हुआ है तो मतलब वहां पे vc के साथ कुछ ओमेगा भी है। अब वो तुमको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, वो तुमको खुद समझ के सोच के करना है। तो क्वेश्चन का अगर डेटा का बात करो इतना ही है, इस स्लाइड में अभी मैंने जितना लिखा इतना ही डेटा है। आपको कैपिटल एम आर ओमेगा नॉट वी नॉट ये सब दिया हुआ है, ठीक है। आपको वीसी पूछा है, ठीक है। कहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो इस स्लाइड में जितना उतना ही पूछा, आपका जो वीसी आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट,
वी नॉट के टर्म्स में आंसर आएगा कुछ ना कुछ, हमको वही निकालना, ठीक है। तो गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। तो पहला पार्ट क्या होगा, पहला बोल सकते हो आधा घंटा हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस, जैसे बहुत साल पहले करते थे, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन एक लेंगे, बस 2 मिनट में सटासट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। विल ट्राई टू एनालाइज द मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल। डेटा लिख लिया होपफुली। तो मोशन अगर एनालाइज करें तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट विद फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। नाउ बिफोर दैट किसी को डाउट हो ही सकता है कि सर स्टार्टिंग में प्योर रोलिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मैंने क्या बोलता है अपॉर्चुनिटी है टू क्रॉस क्वेश्चन। अरे रुको ना यार, कहाँ फ्रिक्शन हो जाती है, रुको ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेनगुप्ता, ठीक है, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बीच में क्या हुआ था? लाइफ चेंज है, टेंशन ही नहीं लेने का। हाँ बीच में दिवाली हुआ था, क्या यार तुम भी। हाँ तो बताओ प्योर रोलिंग का कंडीशन पता है क्या होता है? हाँ या ना? नहीं पता ना? ऑसम, ठीक है, हम उससे ज्यादा कुछ उम्मीद किए भी नहीं थे। हाँ तो स्नेहा, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, प्योर रोलिंग ग्राउंड पे अगर हुआ तो कांटेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली अगर तुम कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी, ये जस्ट फॉर फन कर रहे हैं, जस्ट फॉर एनालिसिस, अगर कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है, इनिशियली तो क्या है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड वी बी आई इनिशियली t को 0 पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है। अगर वो 0 आया देन आई कैन से कि ये प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग का मतलब ही होता है नो स्लिपिंग, और नो स्लिपिंग का मतलब होता है कांटेक्ट पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी 0। यहाँ पे ग्राउंड है तो भाई वेलोसिटी का 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं वीबीआई निकाला, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, हेनरी, वो चेजर्स थ्योरम याद है? ये सब था कौन ये, कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम याद है? बस एग्जैक्टली 10th तक पढ़ाई किए थे फिर। तो एनीवेज वी हैड अ वेरी नाइस सिंपल आइडिया। रादर इस तरह से पूछते हैं, इस पॉइंट का अगर नेट वेलोसिटी निकालना तो पता है कैसे निकालेंगे? नहीं पता, इट्स ओके, ठीक है, हम हेडेक ले नहीं सकते, ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लाइक उम्र हो चुका है, बहुत बड़े हो चुके हैं हम लोग, तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो हम लोग बोलते हैं कि बी का अगर नेट वेलोसिटी निकालना तो ट्रांसलेशन लगाओ प्लस रोटेशन लगाओ। सो ट्रांसलेशन को मतलब सेंटर का ही वेलोसिटी मतलब वी नॉट, ठीक है, प्लस रोटेशन, अगर सी के अबाउट सिर्फ रोटेशन होता है, सिर्फ रोटेशन, तो हाँ इस पॉइंट का वेलोसिटी सामने ही होगा, तो मतलब ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है, ऐड होगा। वो कितना होगा, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर करोगे तो आ जाएगा वी नॉट बाई 2। सो डेफिनेटली दैट इज 3 वी नॉट बाई 2, जो कि नॉन जीरो है। तो कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी नॉन जीरो आ रहा है, दैट मींस गारंटी देयर इज नो प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है। रादर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्लिपिंग, या लोग इसको बोलते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग, इम्प्योर रोलिंग, ठीक है, बैड रोलिंग, जो बोलना है बोलो, रोलिंग विथ स्लिपिंग, ठीक है, ओके। तो आप इसको कुछ भी नाम दो, ये सब बोल सकते हो। ये प्योर रोलिंग तो है नहीं, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी नॉन जीरो है। ये बस मैं ऐसे ही डिस्कस किया, इसका कोई काम नहीं है, बस मैं ऐसे ही डिस्कस करो सो दैट एक बार फाइनल हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाए, ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू अ न्यू चैप्टर, ठीक है। तो ये चलो साइड में रहो। अच्छा, जब तक इस रीजन में ट्रैवल कर रहा है, तो मैं लाइक यहीं पे अब सब लॉजिक यहाँ पे डालूंगा, आप लोग अपना लाइक जगह खोज के वैसे लिखना, ठीक है। जब तक इस रीजन में, जब तक वो स्मूथ रीजन में, तब तक इस पे इसके फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस क्या आएंगे, ठीक है, नॉर्मल एंड एमजी, वर्टिकली ऊपर नॉर्मल, एमजी नीचे, बैलेंस्ड ऑब्वियसली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है, ठीक है। और सेंटर के अबाउट, अबाउट सी कोई टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल एमजी जो भी पास के सेंटर से ही पास करेगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज इट इज इन दिस रीजन, सेंटर के अबाउट ना टॉर्क है ना नेट फोर्स है अलोंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, कुछ नहीं है। सर अगर कुछ नहीं है इसका मतलब वी एंड ओमेगा कोई चेंज नहीं होगा। There is no angular acceleration, there is no angular deceleration, there is no linear acceleration or deceleration. मतलब जब तक ये स्मूथ रीजन में तब तक वी नॉट ही रहेगा, ओमेगा नॉट ही रहेगा, इट विल बी इंटैक्ट, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। तो मतलब मेरा मेन प्रॉब्लम, मेरा मेन चेंजेस, एवोल्यूशन स्टार्ट करता है फ्रॉम दिस पॉइंट। जैसे वो रफ रीजन में आएगा तब कुछ कुछ होता है,
ठीक है, उसके पहले तक कुछ नहीं होता है। तो हाँ, तो ये बस ऐसे डिस्कशन था कि जब तक स्मूथ रीजन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्यों डिस्कस किया इस तरह से, एक क्वेश्चन बताता हूँ। सो साइड ट्रैक होते हैं हम लोग, सुनिए जरा। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये थ्योरी में आता है, वर्मा जी में भी है। ये मैं लास्ट क्लास बोल ही रहा था कि पता नहीं किस बैच में बोला था। वर्मा जी में वो सेक्शन होता है क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, 11 के स्टार्टिंग से मैंने बोला कि कुछ ना करो, वर्मा जी से वो पार्ट करना है एटलीस्ट। ठीक है, रोटेशन में सबसे बड़ा सेक्शन वही है। आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, अदर चैप्टर्स, रोटेशन में क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर सबसे बड़ा है। उसमें बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा था काइंडली प्रैक्टिस करना। ठीक है, उनमें से क्वेश्चंस कीजिएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है, लॉजिकल बहुत ब्रेन डेवलप करता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, मेन बात यह है, क्वेश्चन रहता है, सुन लो। बोलता सर एक रॉड लिए, ठीक है, बेसबॉल बैट, मैं इसको एक एंड में पकड़ के इसको ऊपर थ्रो किया। अब तुम लोग देखे होगे, अगर एक बेसबॉल बैट को एक एंड पे थ्रो करके ना, बैट से बैट को एक एंड पे पकड़ के थ्रो करो ऊपर, तो ये ऊपर तो जाएगा लेकिन घूमते भी रहेगा। मतलब बिकॉज ऑफ सम इनिशियल कंडीशंस ड्यू टू योर हैंड, इट एक्वायर्स एन एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी, दोनों एक्वायर करता है। ठीक है, सेंटर देखो तो वो तो प्रोजेक्टाइल में जाएगा और ये घूम भी रहा है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आता है, एक बार तुमने उसको रिलीज कर दिया, वंस यू थ्रो इट अप, उसके बाद से जब ये हवा में मूव कर रहा है, कैन इट्स ओमेगा चेंज, ओमेगा चेंज कर सकता है कि नहीं? जब तक ये हवा में घूम रहा है वेलोसिटी चेंज करेगा। प्रोजेक्टाइल में तो पढ़ा है ना, सेंटर ऑफ मास मोशन विल बी अ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी चेंज करता है, ओमेगा चेंज करेगा कि नहीं? एज इट मूव्स, टंबल करते करते घूमते घूमते जाते, तो पता ये देखी होगा, घूमते घूमते किसी का सर पे गिरा। आजकल लोग बोलेंगे सर कोहली का सर गिरा, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरी रिकॉर्डिंग में सब क्यों जा रहा है जाया। तो मेन चीज है कि सिंपल बात है कि ओमेगा चेंज करेगा कि नहीं, एज इट इज, एज लॉन्ग एज इट इज इन द एयर, जब तक वो हवा में जा रहा है तब तक ओमेगा चेंज कर सकता है या नहीं? कर सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि जब तक हवा में एक ही फोर्स है, mg, और सेंटर के अबाउट mg का टॉर्क बोला, तो नो एक्सेलरेशन नो डिसलेशन, ओमेगा चेंज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, mg तो फोर्स है, फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसलिए v चेंज कर रहा है बट ओमेगा इज नॉट चेंजिंग। अब ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं जॉइंट में, 4 ऑप्शन दे देंगे, v चेंजेस ओमेगा डज नॉट, v एंड ओमेगा बोथ चेंजेस, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो लॉजिकली लगाना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं होता बट यू नीड टू नो योर बेसिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कि जब तक स्मूथ रीजन में आप बेसिक से सोचो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ना v चेंज करेगा ना ओमेगा। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 0 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर x ग्रेटर देन इक्वल टू, या आफ्टर क्या, आफ्टर x इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद से डिस्कशन, जो मेन पार्ट है, तो डिस्कशन स्टार्ट होगा विद ऑब्वियसली वंस अगेन फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। अच्छा, इस बार मैं ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूं कि जैसे ही वो जस्ट एंटर किया इस रफ रीजन, ठीक है, तो तुम लोग ऑब्वियसली कॉपी में जगह रखी होगी मेरे ख्याल से, नहीं रखे हो तो अलग से करना। हाँ हाँ, मतलब मैं थोड़ा सामने रख रहा हूं बस, जस्ट फॉर यू नो 0 प्लस, थोड़ा सा सामने गया। ठीक है, कुछ ऐसे, ये जो येलो वाला सिनेरियो है, ये मतलब जस्ट उस रीजन में एंटर किया। ठीक है, सेंटर यहां पे कहीं पे थोड़ा सा सामने। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सर पहले वी नॉट था, तो जब वो जस्ट एंटर करेगा, जस्ट एंटर्स यहां पे लिख देते हैं, जस्ट 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 एंटर्स, जैसे ही एंटर किया अभी भी सेंटर का वेलोसिटी वी नॉट, बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी 3v0/2, अभी ओमेगा ओमेगा नॉट, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑल दीज वैल्यूज कैन नॉट चेंज सडनली, इनर्शिया मोशन। कोई वैल्यू ऐसे नहीं कि सर रफ रीजन में गया, जैसे कि उस बैच में कोई बोल रहा था सर रफ रीजन में गिली तो चेंज हो जाएगा, रफ रीजन में गिली चेंज हो जाएगा ना, अरे सब कुछ ग्रेजुअली होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्योंकि इनर्शिया ना, इनर्शिया तो वेलोसिटी कारण नहीं आता, सो इट हैज सम इनर्शिया अलोंग विद इट, तो घुसते ही चेंजेस नहीं होंगे, घुसते यही वैल्यूज रहेंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो नॉर्मल एमजी तो एज यूजुअल रहेगा, अब रफ रीजन है तो सबको पता है सर फ्रिक्शन आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से, श्रीपॉर्ड ना चिल है ये सर। हाँ सर, जैसे ही एंटर किया फ्रिक्शन आएगा, गारंटी है, राइट? रफ रीजन है तो फ्रिक्शन आ ही सकता है। पहला चीज बताओ, फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया या काइनेटिक? हाँ, क्यों लगता है आपको स्टैटिक होगा? फिजिक्स में जो बोलना है रीजन के साथ बोलना, राइट? हिस्ट्री तो है नहीं कि 1947 को 1974 कर दे,
है तभी गलत ही होगा, ठीक, जो मैं भी क्या एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सर रीजन दो, व्हाई डू यू थिंक इट शुड बी स्टैटिक? ऐसे तरीके से अच्छा लगता है, या लास्ट दो क्लास अब यही बोल लो, सो यही होना चाहिए, रीजन था कुछ, क्या रीजन बताओ? फ्रिक्शन याद है हल्का फुल्का? सर उस समय हम लोग पढ़ नहीं रहे थे एक्चुअली, वो ही लाइफ का एक अच्छा पार्ट था, एंजॉयमेंट, स्मूथ सेलिंग। सौरित्री तुम्हें बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है? व्हाट इज द लाइक कंडीशन अंडर व्हिच स्टैटिक फ्रिक्शन कैन अराइज? स्टैटिक होता है, दूसरा क्या होता है? दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मतलब हाँ, क्या वेलोसिटी? कंप्लीट करो सेंटेंस। मैं भी ऐसा बोलना शुरू करूं? अरे मुझे पता है यार, मैं लेट हूं, समझा नहीं पा रहा हूं, तुम लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है? अरे एग्जाम में ऐसे करोगे तो कैसे होगा? सिंपल लॉजिक था, सिंपल एक लाइन था कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन तब अराइज करते जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कांटेक्ट पॉइंट पे। पहले क्लास ही बोला था सर, सेंटर का वेलोसिटी देखकर घंटा कुछ होने वाला है, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन में ही बोला, तो कोई मत बोलना सर सेंटर का वेलोसिटी बोल के कुछ हो रहा है, सेंटर के बारे में सोचना ही नहीं है। फ्रिक्शन काम करेगा तो बी पॉइंट पे काम करेगा ना, जो बी है, गिवन में ड्यूरिंग दिस जर्नी, अच्छा बी एक्चुअली वो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा नहीं क्योंकि तो घूम रहा है ना, कोई नया पॉइंट आएगा वहां पे, लेकिन जो भी है, जो पार्टिकल कांटेक्ट में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी है या नहीं है, ऑब्वियसली है। लेट्स रिज्यूम। तो बेसिकली आपको इतना डिटेल्स में सोचना है कि सर कांटेक्ट पॉइंट जो है उसका रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में जीरो नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी जब जीरो नहीं होता तब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है? स्टैटिक नहीं, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का बिहेवियर भी बहुत सिंपल है, ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी सामने है, इसलिए तो ये निकाले थे, जस्ट फॉर फन नहीं था कि आपको पता है कि जस्ट व्हेन इट एंटर्स दिस रफ रीजन, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी सामने है, तो भाई फ्रिक्शन इस पे किधर काम करेगा? पीछे, एंड दैट टू काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल एमजी एज यूजुअल है, ठीक है? तो हम लोग क्लियर कर लिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो अब आते हैं, पहली बात, दो चीजें, तो लास्ट फ्यू क्लासेस अगेन मैंने एम्फसाइज किया कि व्हेन यू एनालाइज रोटेशनल डायनामिक्स प्रॉब्लम, दो चीजें करना है, एक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मैंने फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशंस, ठीक है? तो हम एक चीज बोलते हैं, ठीक है, कीप इन माइंड ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैं बस लॉजिकली सब पूरी चीज एनालाइज करना चाहता हूं, ठीक है? हम ये बोलते हैं कि सर फ्रिक्शन काम करेगा जब तक रिलेटिव वेलोसिटी तब तक फ्रिक्शन काम करेगा। अब एक चीज देखो, मोशन ऑफ सीएम देखते हैं, थोड़ा फटाफट करता हूं, अब मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बोलता हूं, टाइम नहीं। मोशन सेंटर मास में हर बार बोला जाता है क्या करो सर, बॉडी को रिप्लेस कर दो भाई पॉइंट मास, सर फोर्स उसी पे दिखा दो, तो सर एमजी है, नॉर्मल है, ऑब्वियसली दीज टू आर बैलेंस्ड, एक सिंपल पेयर है, ठीक है? फ्रिक्शन इज द ओनली अनबैलेंस्ड फोर्स, सो ऑब्वियसली इट विल कॉज सम डेसिलरेशन, ठीक है? तो एक्चुअली आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि यहां पे देयर विल बी अ डेसिलेशन, एक एसीएम आएगा, डेसिलरेशन, माने ये सेंटर मास को देख रहे हो, तो सेंटर मास का वेलोसिटी ऑलरेडी सामने की तरफ है, लेकिन फ्रिक्शन पीछे, तो एक्सेलरेशन वेक्टर पीछे, इसलिए डेसिलेशन बोल रहा है, इट्स ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। तो यार वी नॉट चेंज करेगा डेफिनेटली, अच्छी बात है। तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि फ्यूचर में वी नॉट नहीं रहेगा, इट विल बी सम न्यू वैल्यू ऑफ वीसी, सेंटर विल हैव सम न्यू वैल्यू, चलो ठीक है, ओके। अब आता है मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है? मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सीएम। तो हम बोलते हैं सर इस बार आपका ओरिजिनल बॉडी ड्रॉ करना पड़ेगा, इस बार आप पॉइंट मास से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वेल फ्रिक्शन का टॉर्क कुछ एक होगा सेंटर के अबाउट, अच्छा टॉर्क अगेन सेंटर के अबाउट देख रहे हैं, ठीक है? अबाउट सी, नॉर्मल एमजी का टॉर्क गोला, लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू दैट पॉइंट, कोई टॉर्क नहीं लेना है। फ्रिक्शन का टॉर्क देख ही पा रहे हो, अच्छा सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क किधर होगा? क्लॉकवाइज, सेंटर के अबाउट किधर घुमाने का ट्राई कर रहे हैं? क्लॉकवाइज, लेकिन स्टार्टिंग में एंगुलर वेलोसिटी किधर है? एंटी, मतलब यहां पे एंगुलर डेसिलरेशन होगा, once again friction will try to provide a torque in this direction clockwise, लेकिन angular velocity already opposite direction में, so it will try to oppose the torque or oppose the angular velocity, तो angular deceleration होगा। तो जैसे यहाँ पे linear deceleration हो रहा है, we use this word linear to emphasize कि we are talking about ACM। तो बुक्स में बहुत बार linear है angular अलग अलग से बोला रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का। न्यूटन्स लॉ में के चैप्टर में हम लोग इतने दिन जस्ट सिंपली एक्सेलरेशन डेसिलेशन एक्सेलरेशन डेसिलेशन बोलते थे, अब लोग क्या करते हैं लीनियर वाला वर्ड यूज कर देते हैं to emphasize कि टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास मोशन। तो इसको आप बोल सकते हैं इट्स अ लीनियर डेसिलेशन, और यहां पे एंगुलर डेसिलेशन,
अल्फा तो टॉर्क के डायरेक्शन में होगा ना, तो टॉर्क इधर होने का ट्राई करेगा। वो पता ना टॉर्क कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। सी के अबाउट सोचो कि फ्रिक्शन इधर घुमाने का ट्राई कर रहा है तो क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डेसिलेशन, तो इससे ओमेगा भी चेंज होगा। हाँ वो अल्फा लिखा, इधर भी अल्फा, तो ओमेगा भी चेंज होगा। अब वन सेकंड, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इक्वेशंस, मैंने बोला मुझे लंबा मेथड से सॉल्व नहीं करना। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर तुम इक्वेशंस लिख के सॉल्व करने का ट्राई करो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। आप खुद वो ट्राई करना, ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, मतलब डायरेक्ट प्रॉब्लम। इतने दिन से हम लोग तो यही कर रहे हैं ना, फोर्स टॉर्क इक्वेशंस, ठीक है, तो उस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, मैं बस लॉजिक चाहता हूं। अब नोटिस करो, बिकॉज ऑफ लीनियर डेसिलेशन में एंगुलर डेसिलेशन क्या होगा इन बिटवीन, व्हाट वुड हैपन, ठीक है, ओमेगा डिक्रीज करेगा, ओमेगा नॉट डिक्रीज करते करते मोस्ट प्रोबेबली इन बिटवीन कहीं जंक्शन, हमने उस समय बोला कभी ना कभी एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, सुबह में सिलेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, एक टाइम आएगा जब ओमेगा विल एक्चुअली बिकम जीरो, डेसिलेशन हो रहा है ना, डेसिलेशन करके जीरो होगा उस समय, लेकिन v जीरो नहीं होगा, v विल स्टिल बी समथिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कुछ एक स्टिल होगा। रुक जाओ मैं बोले तो बोल, ऐसा कोई, मैंने तो इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जब ओमेगा जीरो हो तब vc जीरो हो। इनफैक्ट देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज का बात करें, ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटीज है। मैं जो भी बोल रहा हूं, आई एम कीपिंग दैट, आई एम सेइंग दैट कीपिंग इन माइंड कि फाइनली उन लोगों ने क्या बोला, फाइनली उन लोगों ने बोला कि एक्स नॉट पे क्या होगा, प्योर रोलिंग होगा। तो प्योर रोलिंग में हमको पता ही क्या होता है, अगर सामने vc है तो उसका एक एंगुलर वेलोसिटी सामने की तरफ रहता है, लेट्स से ओमेगा सी लिखता हूं, और इन दोनों के बीच में एक यूनिक रिलेशन होता है इन प्योर रोलिंग, जो हम लोगों ने बोला था यार, रेडीमेड याद रखना, vc इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर, ओमेगा सी इनटू आर, ये होल्ड करेगा। अगर क्वेश्चन में उन लोगों ने बोल दिया कि यहां से प्योर रोलिंग स्टार्ट होता है, या उस मोमेंट में प्योर रोलिंग एक्वायर कर लिया, तो प्योर रोलिंग में ये कंडीशन डिराइव हुआ था, आप डायरेक्टली यूज करो, आपको डिराइव नहीं कर। इनफैक्ट तुमको ये भी पता कि बाय दैट टाइम कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नेट जीरो, तो प्रेडिक्शन बोलो, ये सबको पता। तो अब सिंपल बात है, ये ओमेगा से सामने की तरफ एक्वायर करना है तो कैसे करना है, मैंने बीच में यही सब लॉजिक लगाया कि पहले पीछे है तो मोस्ट प्रोबेबली डेस्टिनेशन अगर हो ही रहा है तो मतलब वो पहले रुकेगा, फिर सामने की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो डेस्टिनेशन ये डिटरमाइन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज है, वो पहले डिक्रीज करके जीरो होगा, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्वायर करेगा। बट मीनवाइल वी नॉट कंटिन्यूअसली डिक्रीज किया, वी नॉट जीरो हो जाने का मतलब होता सेंटर पीछे जाने लगेगा या रुक गया सेंटर। ये जो मोमेंट हो रहा है ना, दिस मोमेंट, दिस यूनिक मोमेंट, इस मोमेंट पे ऐसा नहीं कि बॉडी पूरा कंप्लीटली स्टॉप कर गया, नहीं, सी सामने मतलब बॉडी एज अ होल सामने जाने का ट्राई कर रहा है, बट उस समय रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक चीज सोचो, इस मोमेंट का बात करते हैं, अगर ओमेगा नहीं है इस मोमेंट में, सिर्फ वीसी है, वीसी प्राइम, मतलब दिस इज प्योर ट्रांसलेशन। अगर प्योर ट्रांसलेशन है मतलब कांटेक्ट पॉइंट का अभी भी वेलोसिटी सामने है, मतलब फ्रिक्शन अभी भी पीछे है, मतलब ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी फ्रिक्शन काम किया, इतने देर तक थ्रू आउट फ्रिक्शन काम किया, थ्रू आउट ये टॉर्क एंड डेसिलेशन सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इस मोमेंट के बाद से कुछ इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, नहीं रहे आर एग्जैक्टली, ठीक है, तो इतने देर तक कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, फ्रिक्शन থাকবে, फ्रिक्शन फुल, ठीक है, समझ ले। तो ये लाइक एनालिसिस हुआ, ये इस तरह से हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ एंड यू कि हाँ फाइनली प्योर रोलिंग स्टार्ट हो सकता है, फाइनली इट कैन एक्वायर अ स्टेट लाइक दिस, सामने में वीसी एंड ओमेगा सी क्लॉकवाइज ही ऐसा एक स्टेट फ्यूचर में आ सकता है। तो somebody might doubt ना कि ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं, किसी को लगेगा सर এটা হবে जीवन में, हाँ हो सकता है। if there is friction eventually it will acquire this kind of a situation, eventually pure rolling can start, ठीक है, उसके पहले तक लेकिन नहीं होना, उसके पहले तक ओमेगा एंड वीसी में ऐसा मिसमैच है कि कभी कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है, कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी कुछ ना कुछ रह जा रहा है हर बार, ठीक है। तो ये एंटायर लाइक जस्ट डिस्कशन है, ठीक है, ये सब लिए ताकि पुराना लास्ट फ्यू क्लासेस जो भी हो रहा है वो एक बार रिवाइज हो जाए। एंड हाँ, एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया उसके बाद, ठीक है, बाप रे, कोई बोले सर ऐड तो भी सही, वो सिलेक्ट नहीं होने वाला, तो जो भी है, इसके बाद कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो, प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ वही रहेगा, फ्रिक्शन विल बिकम स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। अब फ्रिक्शन बोलोगे सर अगर फ्रिक्शन हुआ इट विल बिकम स्टैटिक इन नेचर, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, खुद का एडजस्ट करता है, ठीक है, एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द टॉर्क रिक्वायरमेंट। लास्ट क्लास जब इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम किया तो मैंने उससे समझाया था फ्रिक्शन ऊपर में क्यों जाएगा, वो स्टैटिक लेकिन क्यों जाएगा, टू प्रोवाइड नेसेसरी टॉर्क, प्रोवाइड नेसेसरी अल्फा,
ठीक है। अब बात है फ्रिक्शन, इस पॉइंट पे देख रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी होगा वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए देगा कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है कि नहीं। फ्रिक्शन को छोड़ के और कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जो उसको पुश कर। इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम के साथ एक बार कॉन्ट्रास्ट करो, अगर याद है वहां पे mg का एक कंपोनेंट था। इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा, जब रोल कर रहा था लास्ट क्लास, mg का कंपोनेंट mg साइन रहेगा, वो सॉर्ट ऑफ इसको ड्रैग करने का ट्राई कर रहा है, तो फ्रिक्शन हैड टू अपीयर देयर। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन को किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन में रिकॉल कर रहा है न्यूटन्स लॉ में प्रॉब्लम्स हम जब करते थे, हम जनरली देखते थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन बाकी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए अराइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई टेंडेंसी नहीं है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसी को बैलेंस करने के लिए अराइज भी नहीं करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सिंपली स्विच डाउन टू जीरो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन जीरो टू मैक्सिमम, ठीक है। जीरो पे आ जाएगा, अगर जीरो पे आ गया मतलब इसके बाद देयर वोंट बी एनी टॉर्क, देयर वोंट बी एनी नेट फोर्स, मतलब इसके बाद आफ्टर दिस इंस्टेंट अल्फा एज वेल एज एसी दोनों के दोनों ही जीरो हो जाएंगे। क्या नहीं, उस इंस्टेंट पे लेके वो प्योरली हुआ, मतलब दिस इज द इंस्टेंट जहां पे फ्रिक्शन सडनली बदल जाता है, उसके पहले तक काइनेटिक है, सडनली स्टैटिक में चला गया, ठीक है, ओके। और इसके बाद सिचुएशन विल रिमेन लाइक दिस, मतलब अगर ये रोड बहुत लाइक बोलते ना, ये रोड अगर बहुत दूर तक चला टिल इटर्निटी, द बॉडी विल कीप ऑन प्योरली, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ये पता है, पता है इतना सिंपल क्यों देगा। तो हाँ, ये पूरा स्लाइड भर दिया हम डिस्कशन से। कोई अगर हजम कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई अगर लाइक समझ पा रहा है कि हाँ कोरिलेट कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी के सर के ऊपर से टेंजेंट गया है तो आपकी गलती है, लास्ट की क्लासेस फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, तो पढ़ के आया करो। बस इस डिस्कशन में किसी को कुछ डाउट है, कुछ अगर पार्ट रिपीट कर रहे हैं कि सर ये नहीं समझ में आई और बार रिपीट कर दो, बोल सकते हो, लेकिन गिवन दैट आपको बेसिक्स और पता है, आप बोलोगे सर अल्फा टेक ही छीलो, so this was like one detailed discussion, it's a very common problem, ठीक है, ओके। तो रिवाइज रिपीट, आगे बढ़े, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबका खत्म, ठीक है। कोई चाहे तो प्रोसीड करना, मतलब टॉर्क एंड फोर्स इक्वेशन घर में ट्राई टू सॉल्व इट, हम करते हैं ये पार्ट, देखो नेक्स्ट स्लाइड, फ्रेश ये चीज ऑथर्स बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि सर इस प्रॉब्लम में वीसी निकालना है जब प्योर नहीं स्टार्ट हुआ, वो निकालने के लिए आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग करते हैं क्योंकि हम एज स्टूडेंट हम समझना चाहते हैं डिटेल्स में, ठीक है। क्या फिर से ड्रॉ, हाँ फिर से एक बार तुम लोग भी ड्रॉ कर लेना क्योंकि मेहनत नहीं है, इस बार मैं बोलूंगा लोग रुक जाओ पहले देख लो, ठीक है। नहीं ये सिंपल एक इंटरेस्टिंग चीज है, कहीं से वो आ रहा था पहले, ठीक है, बीच में रफ हुआ हैन हुआ तैन हुआ, कहीं पे उसने प्योरली स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दूर थे आना नहीं हो रहा, कोई नहीं आना मतलब, हाँ तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे उसको एक वीसी मिलेगा, इट विल हैव अ कॉन्करेंट ओमेगा सी, फिर वीसी से ओमेगा सी आर, यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू दिया वी नॉट बाई 2r, ये चेंज हो रहा है, there is this entire interval, there are only three forces which are arising, normal, energy and friction। अब लोग यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन ये स्मार्ट वाला बात है, ठीक है, लोग बोलते हैं सर ग्राउंड पे ना, ग्राउंड पे नॉट ऑन द बॉडी, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो, लेट्स से जी, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पॉइंट ले लो एंड राइट योर इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन अबाउट जी, सोचो कि टॉर्क अबाउट जी क्या होगा, तो हमको पता है सर जो भी नेट टॉर्क होता है इट इज टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, तो बीच में कभी जनरल केस में देखो, जनरल केस में आपको फोर्सेस पता ही है क्या क्या है, नॉर्मल है mg, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, हियर्स दिस नाइस थिंग, आप जनरली लिखोगे सर टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब अच्छी बात ये आती है, नॉर्मल का टॉर्क होगा डेफिनेटली, क्योंकि नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन यही है एंड जी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होपफुली याद होगा कुछ लोग को, एफ इनटू आर परपेंडिकुलर, जिन लोगों को याद नहीं है छठ पूजा आ रहा है, ठीक है, लास्ट मौका है ईयर में, पूजा पाठ कर लो
तब भी कुछ होगा नहीं, बट हाँ संतुष्टि। मैं मम्मी को पूछता हूँ क्यों करती है, मेंटल सेटिस्फैक्शन। सही है, पॉइंट। गुड, मैं मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर एक्सटेंड कर रहा हूँ, कुछ तो सिखा पा रहे तुम लोग को। ठीक है, सो जो भी है जी के अबाउट नॉर्मल का कुछ एक टॉर्क होगा, बिकॉज फोर्स है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कुछ एक है। एमजी का भी टॉर्क होगा, फोर्स है कुछ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हमको पता है नॉर्मल तो इक्वल टू एमजी है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सिंपल बात है जी के अबाउट सुनिएगा, जी के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क देख सोचो एक बार, जी के अबाउट फिक्स करके सोचो। नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, एमजी का टॉर्क क्लॉकवाइज, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल कर जाएंगे, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब कुछ सेम है। सो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों टॉर्क वैल्यूज इंडिविजुअली दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट टुगेदर दे विल म्यूचुअली कैंसिल। होपफुली क्लियर है इतने दिनों में। बचा टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, चचा वो भी क्या होगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास कर रहा है। इंटरेस्टिंगली द नेट टॉर्क इज जीरो। एंड लास्ट प्लस बहुत एम्फसाइज की, नेट टॉर्क अगर जीरो होता है तो इसका इमीडिएट कंक्लूजन होता है कांस्टेंट। I can solve this problem using conservation of angular momentum. Angular momentum में velocity तो आता ही है, टाइम नहीं आता, x नहीं आता, velocity तो आता है, बस maybe I can find it। हम यही करने वाले। मेन चीज है इस प्रॉब्लम को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं। एक बार रुक जाओ, हाँ हाँ बोलो, ऑनलाइन में किसका क्या डाउट है बोलो। बहुत सिंपल है, नॉर्मल इक्वल टू एमजी है, मैग्नीट्यूड में इतना क्लियर है। तो फोर्स के टर्म्स में बोलो तो नॉर्मल एमजी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है फोर्स के टर्म्स में, राइट। टॉर्क के टर्म्स में तुम एक सेपरेट डायग्राम करके सोचो ना यार, जी एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, नॉर्मल इधर काम कर रहा है, तो चच्चा नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा, एन इनटू दिस आर। एमजी का टॉर्क क्या होगा, इसका टॉर्क नॉर्मल का टॉर्क किधर आएगा, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एमजी का टॉर्क क्या होगा सर, एमजी इंटू आर, उसका टॉर्क किधर होगा, क्लॉकवाइज। अब दोनों इक्वल में है तो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो नेट टॉर्क दोनों मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अच्छा की पूछ लिया बेसिक स्टफ, तो दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा। सो हमने पढ़ा था टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वहां से ये कंजर्वेशन डिराइव होता है। तो तब कुछ बोलेंगे नहीं, फटाक से बोल दिए प्रॉब्लम में टॉर्क जीरो है अबाउट जी पॉइंट, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, लेकिन ऑब्वियसली किसके अबाउट, अबाउट जी। ठीक है, अब लास्ट दिन एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया था, वो दो दो पार्ट में तोड़ तोड़ के, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास, अबाउट सेंटर मास दिया था। ऑब्वियस बात है, जिस पॉइंट के ऊपर टॉर्क जीरो देख रहा है उसी पॉइंट के ऊपर कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो भी सब लोग किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क बोथ ऑफ देम हैव टू बी कैलकुलेटेड अबाउट जी। तो अब मैं एल इनिशियल मतलब इसको इनिशियल स्टेट के लिए लिखूंगा, फाइनल स्टेट के लिए लिखूंगा, इक्वेट करूंगा, मे बी वहां से आंसर आए, तो मे बी क्यों आएगा। तो यही बात है। तो बट दिस प्रॉब्लम इज इंटरेस्टिंग इन दिस मैनर कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से प्योर रोलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ओके। मैंने बीच में रोलिंग विद स्लिपिंग हुआ था कुछ दूर, जब तक वो रफ रीजन में स्लिप कर रहा था, फिर उसके बाद प्योरली स्टार्ट हो, तो उतनी देर तक आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कैन यू कंजर्व एनर्जी, अच्छा फ्रिक्शन यहाँ पे किस नेचर का, काइनेटिक या स्टैटिक। मैं जब तक नहीं नहीं जब तक वो मूव कर रहा था ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, काइनेटिक था, वर्क नहीं करेगा। वाह वाह, कांटेक्ट में तो वेलोसिटी था ही नहीं, ये क्या था जो सामने को से এখানে ঘুমাচ্ছিস, বাহ अचीवमेंट अनलॉक्ड, लेवल पेंडिंग। एनर्जी, हाँ एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व्ड। So this is a nice problem where you can't conserve energy, you can't conserve linear momentum as well, क्योंकि external force है। During the evolution of the problem, ना एनर्जी कंजर्व होगा ना मोमेंटम, कौन कंजर्व होगा, ओनली एंगुलर मोमेंटम। तो ये सब चीजें नोटिस कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। आज के जैसे एक प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे ग्रेविटेशन में, यहाँ पे एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम नहीं। यहाँ पे मोमेंटम एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। कंडीशन, सबके कंडीशंस होते हैं। ठीक है, रट्टा मारने का कुछ नहीं, लॉजिक है। कंडीशंस तो याद रखो यार, उतना तो मिनिमम कर लो।
एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यू नीड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव हो नहीं सकता। फ्रिक्शन यहाँ पे काइनेटिक है, इट विल डू नेगेटिव वर्क क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी है। स्टैटिक होता तो नहीं होता, कितना गलती की, तो कोई बात नहीं, इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया। अब मैं एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखता हूं, ठीक। तो एक्चुअल प्रॉब्लम यही होता है, बुक में कभी सोल्यूशन रहता तो दे स्टार्ट विद दिस, उन्हें पता बच्चे तो बाकी लोग समझ ही लेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल मेरा ये होगा जो एकदम इनिशियल स्टेट है, और ये फाइनल लेंगे, ठीक है। मतलब जब वो एक्स नॉट पे प्योर रनिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ओके, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट के बाद तो वही मोशन चलता रहेगा, तो उसके बाद से कभी भी देखूंगा, और ये एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। तो दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखने वाला है, एक्सप्रेशन तोड़ तोड़ के लंबा वाला सॉल्व करने वाला है। तो चलो करते हैं, क्या बोलते हो? हमको पता है यहाँ पे जो इक्वेशन होने वाला है दैट विल बी एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। मैं आराम से अलग से करता हूँ, ठीक है। एल इनिशियल नाउ ऑब्वियसली बेटर होगा अगर सबको याद रहे लास्ट क्लास कैसे लिखे थे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं याद रहा तो एक बार रिवीजन मार। हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास, सुन लीजिए अगर किसी को याद ना आया तो। दो पार्ट में तोड़ना है, काइनेटिक एनर्जी में भी यही था, दो पार्ट में तोड़ तोड़ के लिखना है, ऑफ सेंटर मास अबाउट सेंटर मास, ये ट्रेंड है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास, उसका बोलने का मतलब होता है, जस्ट सुनते रहो फिर बाद में कॉपी करना। ऑफ सेंटर मास बोलने का मतलब होता है बॉडी को रिप्लेस कर दो भाई पॉइंट मास, और सिर्फ उसका एंगुलर मोमेंटम देखो। तो अगर पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिए तो उसका एंगुलर मोमेंटम, एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर परपेंडिकुलर, जबकि एक रिजिड बॉडी का होता है आई ओमेगा इन प्योर रोटेशन। सो कीप दीज टू आइडियाज इन द बैक ऑफ योर माइंड, वही यूज करना है हम लोग। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में हम लिखते हैं पहले सेंटर मास का, तो सेंटर मास का मोमेंटम कितना होगा, एम वी नॉट, कैपिटल एम वी नॉट। मोमेंटम का डायरेक्शन ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना है, जी से, वो ऑब्वियसली क्या होगा, रेडियस। ये जो टर्म हुआ ये हो गया एलसीएम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास पार्टिकल, इमेजिनरी पार्टिकल, प्लस अबाउट सेंटर मास, अबाउट सेंटर मास वो इधर घूम रहा है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, आई ओमेगा, प्योर रोटेशन सेंटर मास के रेफरेंस फ्रेम में आई ओमेगा। तो आई क्या होता है, सेंटर मास के अबाउट, ये डिस्क है, सिलेंडर है, एम आर स्क्वायर बाई 2, याद होगा कुछ लोग को, आई ओमेगा नॉट, राइट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, आप हटाक से हमेशा ऐड मत करना, थिंक अबाउट द डायरेक्शन, ये इंटरेस्टिंग है। जब तुम सेंटर ऑफ मास को देख रहे हो, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को, ठीक है, तो जी के अबाउट रोटेशन का सेंस इधर है, रोटेट कर नहीं रहा है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेंस, ठीक है, इधर जाने का ट्राई कर रहा है, मतलब इट इज क्लॉकवाइज, लेकिन इसके अबाउट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा, समझा बात, चुपचाप ऐड नहीं कर देने का, ठीक है। लास्ट क्लास ये एम्फसाइज कर रहे थे। सो दिस इज लाइक एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। किसी को दिक्कत हो तो चलो मैं एक डायग्राम कर सकता हूँ, मतलब मैं कैसे सीखा था, मैं कैसे याद रखता था, ठीक है। आप ये करना, ये लाजमी दिखाए थे। जब ये टर्म्स के बारे में सोचोगे आप एकदम डायग्राम आइसोलेट कर लेना, जब ये टर्म के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब रिजिड बॉडी है ही नहीं, बस एक पॉइंट पार्टिकल है, चुपचाप जा रहा है वी नॉट से, जी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करो, खत्म। और जब तुम सेकंड वाला टर्म देख रहे हो तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऐसा है कुछ, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, मैंने क्लॉकवाइज सेंस। और जब प्योर रोटेशन देख रहा हूँ, मतलब सेंटर को फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया, इधर घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप नेगेटिव लोगे, ताई हो गया। तो एक बार पॉइंट पार्टिकल को देख रहा हो, डिस्क को भूल जाओ, ठीक है, और एक बार तो पूरे डिस्क को देख रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास रेफरेंस। सो यू कैन थिंक लाइक दिस, सोच सकते हो ऐसे, फायदा होगा। तो ये हो गया एल इनिशियल का वैल्यू। अब सेम तरह से एल फाइनल भी करना है हम लोग, ठीक है, टाउ ड्यू टू ग्रेविटी, वही बनाना है एमजी के कारण, इसे लिखते हैं टाउ ग्रेविटी, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास अबाउट सेंटर मास, पे हीड टू द साइंस, ठीक है, जस्ट ऐड नहीं कर देना, वो प्लस है वो माइनस है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास इसलिए बार बार एम्फसाइज किए थे, ठीक है। एक्चुअली वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में यदि केवल लिखे, मैंने वेक्टर फॉर्म में और कोई लिखना चाहे तो वो क्या लिखेगा, सर इसका अगर के कैप लिखते हो उसका माइनस के कैप लिखो, क्योंकि तो आउट ऑफ एक्चुअल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स तो आउट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होता है ना, एक्सिस के अलावा। तो मैं वेक्टर ना देके बस साइन ले लिया स्केलर फॉर्म में,
प्लस माइनस। तो बी क्लियर विथ दीज टर्म्स। ये टर्म्स तभी कर पाओगे मैं प्रैक्टिस। एंड एल फाइनल फटाफट करते हैं। वो टॉर्क वाला जो लाइन लिखा है वो मिटा दो। सबका हो गया इधर ऑनलाइन ऑफलाइन में? वो टॉर्क वाला लाइन मिटा रहा है मैंने। ओ रुकिए रुकिए, ओके आई विल वेट। सो जा। ये सब बंद है क्या? सही में बहुत ऑक्सीजन की कमी हो गई। ओके एल फाइनल क्या? ना 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 ना, इतना सुंदर तो नहीं है। एल फाइनल, हाँ एल फाइनल देखो क्या आता है। फिर से दो पट में तोड़ के, अब लेकिन इस डायग्राम को देखना है। ठीक है, अब मैं उस तरह से दो दो डायग्राम नहीं खाता, फटाफट करते हैं। सेंटर मास से रिप्लेस करो, मैंने डिस्क को भूल जाइए, सामने आ रहा है तो इसका भी लाइन ऑफ मोशन तो वही है। ए जी से पूरा टान दो यहाँ तक एकदम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से क्या होगा? रेडियस, मतलब इस बार क्या लिखेंगे? एम वी सी आर। और जी के अबाउट किधर है डायरेक्शन? अगेन क्लॉकवाइज, मतलब वो वीसी सामने ही आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस। सेंटर के अबाउट आई ओमेगा, ए सेंटर के अबाउट भी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। आई ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा सी। ठीक है, दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। हमको पता है सर अगर प्योर रोलिंग हो रहा है फाइनली तो वीसी इक्वल्स टू ओमेगा सी आर, ये पढ़े हम लोग। फाइनली प्योर रोलिंग हो रहा है तो यहाँ पे ओमेगा सी आर को रिप्लेस मार दो, एक आर रहेगा, ओमेगा सी आर विल बिकम वीसी, थोड़ा ऐड करो आपका आ जाएगा मस्त 3/2 एम वी सी आर। और इन दोनों को भी रिप्लेस मारना, ओमेगा नॉट आर विल बी वी नॉट बाई 2, यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो चच्चा क्या आएगा? ओमेगा नॉट आर वी नॉट बाई 2, तो एम आर वी नॉट बाई 4, 1 माइनस 1/4 3/4। ठीक है, पहली बार मैंने इतना अच्छा कैलकुलेशन किया। 1 माइनस 1/4 3/4 होता है, यस। चेक करने क्या आएगा, अब दोनों को इक्वेट कर दो। देयरफॉर एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, एम आर कट गया, 3 3 कटा, हाँ तो वी सी इज वी नॉट बाई 2। एग्जाम में इधर, ठीक है तो प्रॉब्लम खत्म। एल फाइनल लिखे फिर इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। वर्किंग में कहीं में किसी को डाउट है पूछ लो, खत्म। ये रोटेशन का एक मेगा प्रॉब्लम था, हम खुश हो गए करवा के। तो दैट्स ऑल। एज आई सेड अर्लियर, रोटेशन में प्रॉब्लम चलते रहेंगे। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक, इलास्टिसिटी, क्या जो बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं हर बार सोचता मैं इस क्लास में बोलूंगा उस क्लास में बोलूंगा, होते रहता है। ए ये खत्म सिस, ठीक। तो बीच में एक बार फटाक से रेडियस ऑफ जाइरेशन बोल देते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या, कुछ नहीं है, बुक में ऐसे एक नया टर्म रहता है। ठीक है, ओके। आइडिया ये रहता है कि सर, सिंपलेस्ट आइडिया, तो सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, मैंने ये टर्म क्या डिनोट करता है, तो बोलते हैं कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का लो, किसी भी बॉडी का, मैंने बोला था जनरल फॉर्मेट हमेशा एम गामा एम आर स्क्वायर होता है। एक टाइम पे जब पढ़ाया था पहली बार तो मैंने बताया था गामा इज सम न्यूमेरिकल कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड द एक्सिस। ठीक है, एम टोटल मास, आर इज सम लीनियर डायमेंशन स्क्वायर्ड। ठीक है, अब बोलते हैं सर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर तुम एम के स्क्वायर फॉर्मूला में लिखते हो, जस्ट एम के स्क्वायर, वो जो के होगा ना, तो के यहां से इक्वेट करके क्या आएगा? रूट गामा आर। ठीक है, यही के को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, the mathematically the idea is so simple, you just equate the moment of inertia of any goddamn body with just m k square. ठीक है, theoretically इसका मीनिंग होता है m k स्क्वायर या सिंपली m r स्क्वायर, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किसके लिए आता है? एक पॉइंट मास के लिए या रिंग के लिए। एक एक्सिस लेते हैं, एक पॉइंट मास का अगर डिस्टेंस एक एक्सिस से k है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? m k स्क्वायर। ऑल्टरनेटिवली अगर एक रिंग है, ठीक है, रिंग जिसका मास m है बट रेडियस क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m k स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज थियोरेटिकली ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, सपोज कोई रैंडम बॉडी है। ठीक है, कोई रैंडम बॉडी जैसे कि कुछ भी,
कुछ भी एक बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी घटिया है, कामा m व्हाटएवर l स्क्वायर r स्क्वायर व्हाटएवर, ठीक है। मैं अगर तुमको पूछा कि इस बॉडी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक सिंगल पार्टिकल का है, तो उसको कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। फिर से सुनो, अगर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मुझे एक सिंगल पार्टिकल चाहिए, लेकिन कुछ एक डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो डिस्टेंस कितना होगा, वो जो डिस्टेंस होगा उसी को रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। ऑल्टरनेटिवली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर मैं एक रिंग बनाता हूं, उसका रेडियस क्या होगा, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ऐसे ही बोल सकते हो सोचने के लिए, ये सब जस्ट थियोरेटिकल आइडियाज है, लोग खुद से सोचते हैं। ये जो बॉडी था अद्भुत, इसका कुछ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तुमने बॉडी को मेल्ट किया, मेल्ट करके इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फुल मेटलर्जी, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। हाँ, तो उस रिंग का क्या रेडियस होगा ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बदले, ठीक है, वो के है, वही रेडियस ऑफ जायरेशन। तो निकालना कैसे इक्वल करना, तो सोचने के इतने सारे तरीके हैं, क्लियर है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भैया सर हमें डेफिनेशन दे जाए, किताब खोल के पढ़ा, ठीक है, डेफिनेशन दीजिए, ठीक है। अब इसको जो भी बोला उसको हिंदी में ना बोल के बंगाली में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन इज द रेडियस ऑफ एन रिंग हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेम मास, ठीक है, एज अ ओरिजिनल सिस्टम। मेरा अंग्रेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बनाते सबको अंग्रेजी आता है बना। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। देखो कॉन्फिडेंस में बोलता है, कम बदमाश नहीं। रेडियस ऑफ जायरेशन होपफुली क्लियर है। ये बहुत लोग ये बोलता है, लेकिन मैं हर बार सोचता हूँ मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू लूंगा, लेकिन लेना होता नहीं है। हाँ, बुक में वर्मा जी लाइक गुड, ठीक है। कोई भी लाइक इधर उधर का पैकेज लो, कोई भी स्टडी मटेरियल लो, कहीं भी वर्मा जी अरोरा जी लो, कहीं भी हर प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उन लोगों को लोग रेडीमेड फॉर्मूला बना देते हैं। तो तुम लोग को वो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन करवाया था, बहुत सारे बुक्स में हुआ एज अ थ्योरी रहता है, और उसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक। इतने बदमाश होते हैं, कुछ और बोलने वाला था, छोड़ो, ठीक है। क्यों शैतान होते हैं सही में, क्यों? अरे भाई सिंपल बात है, जो आप सुबह बोल रहे थे, हर प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो हो गया, फिजिक्स का बैंड बच जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बात है कि इस प्रॉब्लम के लिए वो फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला वाला कैसे देते हैं पता है? सपोज यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी निकालना, ठीक है, तो वेलोसिटी जो इक्वेशन है, लंबा चौड़ा इक्वेशन है रूट ओवर में, क्योंकि वो लोग तो सॉल्व नहीं कर रहे, वो लोग जनरल केस बताते हैं, तो कहीं पे नीचे में डिनोमिनेटर में आई रहेगा, अब वो आई को वो लोग लेकिन एम के स्क्वायर फॉर्मेट में रखेंगे, ठीक है। तो बुक में कभी ऐसा फॉर्मूला है तो मतलब बाप रे को तो देखा असली, उतना नहीं सोचने का, गो फॉर द डेरिवेशन, डेरिवेशन देखो, कॉपी देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो लोग जनरल फॉर्मूला वो रेडियस ऑफ डायरेक्शन की से कन्वर्ट करके दे देते हैं, मैंने गामा एम आर स्क्वायर ना लिखे, बस एम के स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स में फॉर्मूलाज में ऐसे मिलेगा, ठीक है, तो देख सकते हो यार, कोई बात नहीं। तो दैट इज इट, अब प्रॉपर्ली इलास्टिसिटी, और किसी को कुछ बोलना बोल दो। अच्छा क्या टोक दिया, ये टॉपिक से निकलते ही रहता, जबकि ये एक्चुअली कुछ है नहीं, सिली टॉपिक। एक पेज तो है छोटे सा। सो नेक्स्ट टॉप इलास्टिसिटी, आज को बस इंट्रोडक्शन ही करेंगे, नहीं इंट्रोडक्शन ही मेन पार्ट है इस चैप्टर का। बुक में और कोई पढ़ा होगा या स्कूल में देखा होगा तो देखा होगा, बहुत छोटा चैप्टर है इलास्टिसिटी। 11 के सब टॉपिक्स में सबसे छोटा टॉपिक यही है। स्कूल के लिए सभी चैप्टर छोटे हैं। नहीं नहीं ठीक है, स्कूल नहीं बोलना चाहिए, बुक में देखोगे तो। अब वो ठीक वो क्या बोलते थे, रोड रनर, रोड रनर। सो एनीवेज, इलास्टिसिटी क्या डील करता है सुनो, फिर क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा आता है, मन कर रहा है तो मुझे लगाता है, पक्का नहीं लगाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है सर इलास्टिसिटी, या ये जो सेक्शन है सुनो आप लोग, ठीक है, ये जो सेक्शन है इसके बाद से, ठीक है, मतलब रोटेशन डायनेमिक्स खत्म हो, उसके बाद जितने चैप्टर्स हैं सब चैप्टर्स में वी डील विथ नॉन रिजिड बॉडीज। वो रिजिड बॉडी वाला जो कंडीशन था वो रिलैक्स दैट, अब वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद से पूरा डिस्कशन नॉन रिजिड बॉडीज के लिए होने वाला, ठीक है। फ्लूइड
वो तो नॉन रिजिड ही है ना, वो तो लाइक ऑब्वियसली है। इलास्टिसिटी में भी जो डिस्कस करेंगे सॉलिड बॉडीज होगा, बुक में है भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, लेकिन वो नॉन रिजिड होगा। तो सबसे पहले यहीं पे आता है सर व्हाट डू यू इवन मीन बाय रिजिड, पढ़ा दिए थे है? थोड़ा मजा लेना। श्रीजा रिजिड बॉडी डेफिनेशन, पर डेफिनेशन मेन आइडिया क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी, टेक्निकल उसका मेन आइडिया क्या है? Good. Awesome. The answer was something which is rigid. That is a rigid body. I'm stunned, blown out of my mind with this level of commitment. अरे चच्चा, पढ़ाई कब शुरू करोगे? स्कूल में हो गया ये सब टॉपिक्स, मतलब एग्जाम खत्म है? नहीं पता, जिंदगी में नहीं पता क्या होने वाला है ये भाई। मैं किसको उस दिन डायलॉग बोल रहा था, तुम लोग तो बोल नहीं सकते ये सब बात। पढ़ लो यार, फ्यूचर में बहुत चाप होता है, लड़कों लोग को बाद में टोटो चलाना पड़ता है। तुम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, पढ़ाई करो। रिजिड बॉडी का जो भी डेफिनेशन था, जो मेन आइडिया था, वो रोटेशन डायनेमिक्स के पहले क्लास में लिया गया था। एक क्लास मैंने उस पर डेडिकेट किया था। चुप रहे सेनगुप्ता क्या था? रिजिड बॉडी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इट? ओके, तो मतलब पढ़ाई किए थे, उसके बीच में क्या कर दिया बंद? ओके, तो मेन चीज होता है, हम वो पूरा चीज लिखने वाले नहीं है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज कांस्टेंट विद टाइम। नॉन रिजिड बॉडी में ऑब्वियसली द सेपरेशन विल चेंज विद टाइम, ठीक है। इंटर पार्टिकल सेपरेशन या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन, जो भी बोलो, इंटर पार्टिकल सेपरेशन में वैरी, ठीक है। ओके, सिंपल बात है, ये चीज अगर तुम कंडीशन लेके नहीं आते हो, इफ यू डोंट ब्रिंग इन द कंडीशन ऑफ अ नॉन रिजिड बॉडी, यू कांट इवन स्टडी थर्मल एक्सपेंशन। सोच के देखो, तो एक्सपेंशन भी जो बचपन में सुने तो होगे, वो होता क्यों है? नॉन रिजिड है तभी होता है, ठीक है। तो इसके बाद से सब नॉन रिजिड बॉडीज, ठीक है। तो इलास्टिसिटी किस चीज से डील करता, आप सुनते हैं, देखो। ओके, मतलब बॉडी कैन चेंज शेप एंड साइज, बेसिक चीज है, दूध भात स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब किसी एक नॉन रिजिड बॉडी पे इफ यू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाई एफ एक्सटर्नल, सपोज कोई एक नॉन रिजिड बॉडी है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में, आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट? ऑब्वियस बात है, सबसे पहला चीज है जो न्यूटन्स लॉ से पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड द सेकंड इट मे लीड टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्ट है, वो हम लोग किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स लॉ। रोटेशन डायनेमिक्स तक जो भी पढ़े वो इसको लेके पढ़े हम लोग। इनफैक्ट तुम नोटिस करो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में ज्यादा नहीं थे, रोटेशन में ज्यादा है, ठीक है। तो रोटेशन तक हम लोग ने इस पार्ट के लिए पूरा पढ़ लिया, ठीक है, इस पार्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया, एसीएम के बारे में। इलास्टिसिटी इज द चैप्टर व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट डिफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू, ठीक है। मैं मुझे ये इस तरह का आइडिया पसंद है कि लाइक मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस रोटेशन के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, ग्रेविटेशन को छोड़ के जो नेक्स्ट टॉपिक्स आता है, ये एक सेपरेट पार्ट से डील करते हैं, दे डील विद डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज, ठीक है। तो इलास्टिसिटी डील्स विद द डिफॉर्मेशन एस्पेक्ट, ठीक है। इलास्टिसिटी टेक्स दिस इनटू अकाउंट। तो इलास्टिसिटी के चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, जबकि न्यूटन्स लॉज बोलो, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, टॉर्क फॉर्क जो भी था, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स व्हाटएवर, सब डील किया था विद द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर ये दोनों चीज पढ़ जाएंगे तो आपका सही बात, तो आपको पूरा फिजिक्स खत्म, आप एक बॉडी के बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है। लेकिन वही इतना सिंपल चीज नहीं है, इलास्टिसिटी बिकम्स एक्चुअली एक पूरा, क्या बोलते हैं उसको, पूरा सब्जेक्ट बन जाता है कॉलेज में, ठीक है। अभी एक चैप्टर है, बाद में पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि इलास्टिसिटी में मैक्सिमम डिस्कशन थ्रू कैलकुलस होता है, ठीक है, थ्रू थोड़ा एडवांस कैलकुलस, लेकिन हम लोग के लिए बहुत सिंपल है चैप्टर, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे टू क्लियर आउट सम कॉन्सेप्ट्स।
अगर कोई 1 सेकंड स्कूल में पढ़ा है, सुना है, बुक में पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, किसी और ट्यूशन पढ़ा है, कुछ भी, तो एक कॉमन चीज आप लोग देखे होंगे, रुको तो यार दूसरा कर। एक कॉमन चीज देखे होंगे, जब भी इलास्टिसिटी का चैप्टर आता है या डिफॉर्मेशन का बात आता है, पीपल गिव अ डायग्राम लाइक दिस, सुन लीजिए, कॉपी मत कर, सुन लो। पीपल गिव अ डायग्राम लाइक दिस कि सर एक बॉडी है जिसका लेंथ L है और मैं दोनों साइड में कुछ F अप्लाई किया, तो बॉडी क्या कर गया, डिफॉर्म, ठीक है, L प्लस डेल L। अब इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे, बात की बात है, ऐसा कुछ पढ़ते रहेंगे। नाउ हियर इज दिस नाइस थिंग, बुक में ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे डायग्राम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज सुनिएगा अच्छे से, we want to concern ourselves only with the deformation aspect and elasticity aspect. I don't need to worry about the oscillation separately. बच्चों को पढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि भाई बच्चे लोग ज्यादा टेंशन ना लें, ठीक है, बच्चे लोग को ज्यादा चापना पड़े, तो हम नहीं चाहते कि उन लोग एसोसिएशन लेकर वरी करना पड़े, एसोसिएशन लेके आप लोग ऑलरेडी पढ़ दिए। तो इसके बाद से हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम लोग जानबूझ के फोर्सेस जब भी अप्लाई करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट अप्लाई कर देंगे बॉडी पे, ताकि नेट फोर्स हमेशा क्या रहे, जीरो, ताकि एसोसिएशन ऑफ सेंटर मास क्या रहे, जीरो, ताकि आपको उसके बारे में टेंशन ना लेना पड़े। आपको कुछ स्टडी करना पड़े तो ओनली डिफॉर्मेशन, और उसी से रिलेटेड स्ट्रेस, स्ट्रेन, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो जब भी बुक में भी पढ़ाता है, बुक में स्टार्टिंग में ही ऐसे डायग्राम्स आएंगे, वो लोग जानबूझ के दोनों तरफ में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस देते हैं, ताकि तुमको बस ये अकाउंट में ना लेना पड़े, आपका लाइफ सिंपल हो। लेकिन सुनिएगा, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि सर दूधी के फोर्स दिले डिफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक बॉडी को सिर्फ एक साइड से फोर्स हो, भाई बंदा तब भी डिफॉर्म करे, ये लेकिन बहुत लोगों को मैंने काउंटर इंट्यूटिव लगता है, बहुत लोगों को लगता है ये सब, इसलिए मैं ये सब चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ओवर द इयर्स मैंने देखा है बार बार लोग यही एक ही डाउट पूछे हमको, ठीक है, कि सर एक दिखे दिले की होवे, ठीक है, अगर एक साइड में फोर्स है तो अनबैलेंस्ड होगा, इन दिस केस ऑब्वियसली द सेंटर ऑफ मास विल एक्सेलरेट, मतलब बॉडी शिफ्ट करेगा, सिर्फ शिफ्ट नहीं करेगा, डिफॉर्मेशन विल गो हैंड इन हैंड, मतलब ये दोनों चीज एक साथ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मिलेगा तुमको, और तुम देखोगे लेंथ भी एक्चुअली चेंज हो चुका है ड्यू टू दिस फोर्स। प्रैक्टिकल लाइफ में दिस इज नेग्लिजिबल, प्रैक्टिकल लाइफ में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम देखते नहीं। तुम सोचो ना, ऐसा थोड़ी होता है चेयर को पकड़ के टांग के लंबा भी हो जाता है, नहीं होता, चेयर को पकड़ के पुल करे, वो हट गया, उसका एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन डिफॉर्मेशन दिखता तो नहीं है, होता भी नहीं है, झगड़ा भी कर लो कितना, कोई बोलेगा नहीं डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। प्रैक्टिकल लाइफ में फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन करवाना उतना इजी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो बॉडीज होते हैं, सॉलिड बॉडीज का डिफॉर्मेशन उतना इजीली नहीं होता। सॉलिड बॉडी का अगर डिफॉर्मेशन करवाना है, यू एक्चुअली नीड ह्यूज फोर्सेस, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ, मतलब 1000, मतलब किलो पैस्कल में प्रेशर आना चाहिए, उस फोर्स के कारण जो प्रेशर होगा किलो पैस्कल रेंज में होगा, ठीक है, मतलब जस्ट पैस्कल में 1000 टाइम्स पैस्कल उसके ऑर्डर में, मतलब फोर्सेस नीड टू बी रियली ह्यूज, ठीक है, तब जाके एक सॉलिड बॉडी भी डिफॉर्म कर सकता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, तो बहुत लोगों को काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि ये नहीं हो सकता, सिर्फ एस्लेशन होगा, लेकिन ना, अब एक साइड से फोर्स हो, एस्लेशन भी हो, डिफॉर्मेशन भी हो। अब सबसे सिंपल एग्जांपल होता है, क्या होता है, डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ अ सॉलिड बॉडी, थिंक इन टर्म्स ऑफ अ स्लिंकी, पता है ना सबको, ठीक है, हाँ, बोलते स्प्रिंग की तरह मेला में मिलता है, वो बैंगल्स की तरह देखने में लगता है, बीच में कलर्ड एकदम स्लिंकी रहता है, लंबा सा, ठीक है, लूज स्प्रिंग एकदम नाचते रहते हैं, कोई बैकबोन ही नहीं है उसका, ठीक है, तो ओवर सॉलिड तो है, आफ्टर ऑल मटेरियल सॉलिड, लिक्विड तो नहीं है भाई, ठीक है, उसको अगर तुम पुल करो तो उसमें तुम इजीली देख पाओ, नहीं कहां दे, ना ना ना, अरे मैं एकदम बोल रहा हूँ, आप इसको स्मूथ फ्लोर पे छोड़ो, एकदम मार्बल वाला फ्लोर पे एकदम सुबह में एकदम साबुन वाबुन लगा के, शैम्पू लगा के, अरे ऐसा ही से ले, क्या एमजी वर्टिकली काम कर रहा है, मैं फ्लोर पे रखा, ठीक है, इधर फ्रिक्शन कुछ नहीं देना, एक एंड को पकड़ो, बस पुल करो, फटाक से पुल करोगे, स्टार्टिंग में कुछ टर्न्स मूव कर जाएंगे, पिछले तब भी मूव नहीं कर पाएंगे उस समय, तुम देखो ऑटोमेटिकली लंबा भी हुआ और मूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन ये चीज सेटिस्फाई तो हो रहा है। बात यही है, बात है कि अब यही चीज एक्सप्लेन करेंगे कि सर स्लिंकी में ऐसा कैसे हो गया कि वो फटक से, मैंने कहा गया मार्कर, वो लंबा भी हो जाता है, मूवमेंट भी होता है, उसमें एलोंगेशन भी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके आते हैं, वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो कुछ लोग पढ़े होंगे यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस एक टर्म आता है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, मॉड्यूलस भी पढ़ेंगे, दैट टेक्स इनटू अकाउंट कि बॉडी कितना जल्दी रेस्पॉन्ड करेगा। स्लिंकी के लिए वो मॉड्यूलस उतना हाई नहीं है, फटाक से रेस्पॉन्ड कर जाता है, लेकिन ये लोग एक रॉड लो, आयरन रॉड लो, वो इतना जल्दी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल होता है,
मतलब मैं बेसिकली कन्विंस करवाना चाहता हूँ तुम लोग को, ऐसे नहीं कि झूठ मूठ को कन्विंस कराना है, ठीक है। वो क्या नाम था ना, मतलब ऐसे नहीं पुजारी लोग की तरह नहीं कि हाँ ये पूजा पाठ करो तो होगा ही, ऐसा नहीं। एक लॉजिकल एक चीज बोलता है। और एक गजब का एग्जांपल, स्लिंकी तो छोड़ो, स्लिंकी बहुत लोग को लगता है सर वो तो स्प्रिंग था सर, ठीक है। और एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, नाइस एग्जांपल होता है, रबर का कुछ एक स्ट्रिप लो, रबर का स्ट्रिप, ठीक है, ठीक है। जैसे रबर बैंडिंग थोड़ा मोटा टाइप लो जिसका लेंथ ब्रेथ थोड़ा हो, जैसे बताते हैं तो साइकिल ठीक कराने जाते जब, तो वो पतला एक रबर का स्ट्रिप रहता है ना, लंबा सा, ठीक है। या सिंपल विंडो के एज में वो रबर का ये देते हैं, देखियो कभी, ठीक है, जो भी है, एक रबर का स्ट्रिप है लंबा सा, ठीक है। दीवार में कहीं पे पिन करके झुला दो, हैंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से कितना, 2 months, ठीक है। हाँ सुन, ओवर पीरियड ऑफ 2 months, नॉट जस्ट 1 day, ओवर पीरियड ऑफ फ्यू डेज, आप हर बार इसका बॉटम पॉइंट चेक करो ना, मार्किंग कर दीवार पे, ठीक है। धीरे धीरे देखोगे वो एलोंगेट करेगा, धीरे धीरे एलोंगेट करता है, उसका भी मॉड्यूलस डिफरेंट है, वो फटाक से रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो कर रहा है अंडर विच फोर्स, mg, हाँ देखो वो नहीं लगे, वो थर्मल में है, ठीक है। तो मैं बस बोलना चाह रहा हूँ एक सिंगल फोर्स हो तब भी एलोंगेशन होता है, ठीक है, और एसिलेशन भी होता है। However, this kind of problems लोग नहीं देता, वो कहाँ गया यार, इस kind of problem नहीं देता, लेकिन नहीं तो लोगों को सर कोर्ट बार होना है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स जेई में आता और नॉर्मल वेब जी नीट में भी आ सकता है। इस प्रॉब्लम में करना क्या पड़ता है बता दे रहा हूँ, जस्ट ऐसा अगर सेटअप हुआ, लोग क्या करते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई देयर लाइफ, लोग बोलते हैं कि सर इन दिस काइंड ऑफ केसेस गो इनटू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। सिंपल बात है, सेंटर मास के रेफरेंस फ्रेम में चले जाओगे तो उसका खुद का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, मतलब वहां से यू नीड नॉट वरी अबाउट द एक्सेलरेशन एस्पेक्ट, वहां पे फिर से तुम क्या देखोगे, डिफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे अभी सेंटर मास यहाँ पे, अभी यहाँ पे, उसके रेफरेंस में तुम क्या देखते, उसके रेफरेंस में लगता कि ऐसा था फिर ऐसा था, और जो चीज तुम ग्राउंड से नॉर्मली इस केस में देख रहे हो इस केस में वैसे ही होता। इनफैक्ट सेंटर मास रेफरेंस में हम नॉर्मल क्लास में क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर मास रेफरेंस में इस प्रॉब्लम में गए तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्यूडो फोर्सेस, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है। फिर लोग बोलेंगे सर स्यूडो, सर बेटा कि शिलो, तो हाँ था, टॉपिक में था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो जो भी है, मतलब मेन चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि बुक में हम लोग बार बार वही करेंगे, अभी मैं भी वही करूंगा, दोनों साइड से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दिखा के स्टडी करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सर एक साइड से फोर्स होता है एलोंगेट नहीं करेगा, ठीक है एलोंगेट करेगा, रेस्पॉन्ड कम करेगा हो सकता है, लेकिन एलोंगेट ठीक करेगा, वहां पे भी एलोंगेशन होता है। सो दीज टू फेनोमेना, जनरली दीज टू फेनोमेना दे गो हैंड इन हैंड, एक्सेलरेशन एंड डिफॉर्मेशन जनरली। तो ये पहला पार्ट था, ठीक है। ऑनलाइन में ऑफलाइन में तो बोलने का देवा आगे बढ़ रहा है। सो अब हमको डिफॉर्मेशन स्टडी करना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम न्यू टर्म्स। तो जो भी डिस्कस करने वाले ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, जो अपने घर पे नहीं कर सकते, ठीक है। रॉड क्या 1 घंटे एलोंगेट करेगा, कितनी फोर्स अप्लाई करोगे, तो मैकेनिकल लैब में इंजीनियरिंग में ये सब होता है एक्चुअली। तो हम लोग को लाइक एज अ थ्योरी में स्टडी करना, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशंस। सेटअप कुछ ऐसा है, एक साइड में मैं एक वॉल लेता हूं, और वॉल के साथ रॉड फिक्स कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया, मतलब इसका मतलब ये उधर से दूसरा फोर्स आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और इधर से मैं फोर्स दे रहा हूं। हाँ हाँ अब सुन लो, एक एक करके रुको। सबसे पहले ये सुन लेना पहले, फिर कॉपी करना नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता, अगर मैं रॉड को ऐसे फेंक के रखा हूँ, ठीक, अच्छा आप ऐसे इमेजिन करो ये टॉप व्यू है, मतलब ये नीचे में एक्चुअली ग्राउंड ही है और ये साइड का वॉल है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, ऊपर से देख रहा हूँ। अच्छा ये अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है जस्ट लाइंग अराउंड, मैं बस इसको कांटेक्ट में रखा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट एक्सर्टिंग एनी अदर फोर्स। इस समय जो इसका लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग में भी था ऐसा नेचुरल लेंथ, ठीक है, ओके। अच्छा खुद सोचिएगा, इस टाइम पे अगर मैं आपको पूछूं कि बॉडी के अंदर कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कितना, बॉडी के अंदर जैसे स्ट्रिंग अगर हुआ, स्ट्रिंग के अंदर क्या टेंशन आता है, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में कुछ रहता है ना, तो बोलता है सर बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो अंदर में, वहां पे कांटेक्ट फोर्सेस कितने होंगे, क्या वैल्यू होगा कांटेक्ट फोर्स का। कांटेक्ट फोर्स बोलने का मतलब सपोज यहाँ पे अगर एक पॉइंट लेता सी, तो आई एम ट्राइंग टू से दिस थिंग, 3D में सोच रहा हूँ,
AC पोर्शन CB पोर्शन, उस क्रॉस सेक्शन पे AC CB पे कुछ फोर्स देगा, CB AC पे कुछ फोर्स देगा, ठीक है, तो वही कांटेक्ट फोर्स। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क कि कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0। क्यों? ये रीजन नहीं थी, गलत रीजन, ठीक है। मैं जब बोला तो एक स्ट्रिंग के अंदर भी मैं तो टेंशन 0 बोलूंगा हमेशा, बाय योर लॉजिक। हम जब फोर्स का बात करें, हम लोग फीवर डायग्राम भी करते हैं, पोर्शन का करते हैं, तो बस उस पे फोर्स देखते हैं। एक्शन रिएक्शन दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सेम पॉइंट पे बोलो, लेकिन मैं बस जब मैं कांटेक्ट फोर्स बोला, आई मीन कांटेक्ट फोर्स ऑन वन पार्ट, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, सपोज यहां पे पॉइंट लिया C, ठीक है। अच्छा, अगर CB का फ्री बॉडी डायग्राम करो, बस CB का, ठीक है। पहली बात ये तो ऐसे इट्स लाइंग अराउंड, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। बी एंड पे मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया है, नहीं, तो भाई सी एंड पे कोई इंटरनल फोर्स उधर से आना चाहिए, नहीं, सिंपल बात। तो दिस हाउ वी यूज न्यूटन्स लॉ लॉजिक, एक सिंपल न्यूटन लॉ का लॉजिक यूज करते हैं टू वेरीफाई, टू असर्टेन द फैक्ट कि भाई अंदर में कोई इंटरनल फोर्स नहीं। तो नेचुरल लेंथ में क्या होता है इन दिस केस, नो फोर्स फ्रॉम AC ऑन CB एंड वाइस वर्सा, कोई फोर्स नहीं होगा, कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं। एटॉमिक लेवल में फोर्सेस होंगे ऑब्वियसली, अरे इंटर एटॉमिक ऑपरेशन, मतलब इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं तो सब बॉन्डिंग, एक मेटल में जो बॉन्डिंग होता है, पता नहीं क्या बॉन्ड होता है, कुछ तो है। हम लोग उन लोग ना एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग न्यूटन लॉ से जो हमको पता चलता है वो एवरेज वैल्यू, टोटल वैल्यू पता चलता है उस क्रॉस सेक्शन पे। तो भाई इधर उधर के मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग है, फोर्सेस हैं, लेकिन जो टोटल वैल्यू दैट हैज टू बी 0, क्योंकि अगर रहता तो ऑब्वियस बात है अनबैलेंस्ड फोर्सेस कुछ ना कुछ शुरू हो जाता मोशन है। तो ना मैं इधर से फोर्स दिया ना उधर से फोर्स होना चाहिए, by simply applying Newton's law, A0 definite 0। तो फॉर अ बॉडी लाइंग अराउंड, जस्ट ऐसे फेंक के रखें, अंदर में किसी भी क्रॉस सेक्शन देखो, इंटरनल फोर्स क्या होता है, 0। एंड दैट इज इनफैक्ट हाउ वी डिफाइन द नेचुरल लेंथ। हम लोग बोलते हैं सर नेचुरल लेंथ पे इंटरनल फोर्स इज 0, इंटरनल फोर्स 0 होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। मतलब इसके बाद बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस अराइज करेंगे, एंड दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं ये ऊपर वाला चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, ऊपर वाला जैसे कॉपी करो, मुझे और डायग्राम्स करने पड़ेंगे पहले। अगेन कांटेक्ट होने का मतलब यही नहीं कि नॉर्मल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट तो है, तो न्यूटन लॉ से रिक्वायरमेंट क्या है, 0 होना चाहिए, है नहीं, तो वो कांटेक्ट में, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना। हम लोग এটা আরেকদিন বলছিলাম দেখবি नॉर्मल যেটা আমরা বলি না, नॉर्मल एमनी जो ग्राउंडेड जोन बोले थे कि सब इंटरएक्टिंग फोर्स है, हम उसका टोटल का बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसे करके सोचो, एटॉमिक लेवल पे कुछ फोर्सेस ऐसे हैं, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं, और उसी उसी बॉडी पे कुछ इधर कुछ उधर, नेट क्या होगा, 0। बट एटॉमिक लेवल फोर्सेस वैनिश नहीं कर, समथिंग लाइक दैट मस्ट बी हैपनिंग। न्यूटन लॉ हम लोग को बस वो मैक्रोस्कोपिक वैल्यू देता है, माइक्रोस्कोपिक वैल्यू के लिए न्यूटन लॉ यूज ही नहीं कर सकते, क्वांटम कुछ और करना पड़ेगा। क्या न्यूटन का क्या बोले, I don't know the chronological order, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और ये दोनों का डेट ऑफ बर्थ देखना था, ये तो 70s में बना, 1700s में था न्यूटन न्यूटन इधर सेंट्रल है, इसे में वो लोग मार्केट ही करे जा रहे थे, ठीक है, उधर वो लोग जब लिख लो फिर हम समझाते हैं।
अब देखो दिएगा काफी जितना लिख दिए, सुन लो ज्यादा कुछ है नहीं। तो एक चीज क्लियर है कि भाई इंटरनल फोर्सेस इनिशियली 0 होता है। अब आप क्या किए, एंड बी पे आप फोर्स देना शुरू किए, तो 1 सेकंड डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। थिंक ऑफ दिस कि हाँ भाई डिफॉर्मेशन बॉडी दिखाता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में फोर्स होगा तो डिफॉर्मेशन होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में करते क्या, नॉर्मली वन माइट थिंक कि सर स्टार्टिंग में फोर्स नहीं, एंड देन सडनली चलो 1000 न्यूटन अप्लाई कर देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग लैब में, ठीक है, हम लोग जो भी एक्सटर्नल फोर्स एंड बी पे अप्लाई करेंगे उसको हम लोग ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, ठीक है। 0 से 10, 10 से 100, 100 से 200 करते 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 1000, 10,000 न्यूटन धीरे धीरे फोर्स बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्या ठीक नहीं बढ़ा सकते हो, देखो गुस्सा मारने के लिए तो गुस्सा मार ही सकते हो, ठीक है। उसमें भी होगा, लेकिन कुछ एक रीजन है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो पता चलेगा। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से मैंने फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज किया फ्रॉम 0 to f0, ठीक है। अब ग्रेजुअली बोलो मतलब इट्स टेकिंग सम टाइम, मैंने इंपल्सिव तरह से नहीं है, इट्स टेकिंग सम टाइम, लेकिन हो सकता है 5 मिनट के अंदर 0 से f0 बढ़ाया और f0 पे आके फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। 0 to f0 कांस्टेंट देयर आफ्टर, ठीक है। लेट्स से मैं 3000 न्यूटन तक फोर्स बढ़ाया, उसके बाद से मैं फोर्स अब इंक्रीज नहीं कर रहा, मैं वहां पे अप्लाई करके छोड़ दिया, ठीक है। होगा क्या, ड्यूरिंग दैट 5 मिनट्स एंड लेटर ऑन बॉडी लेकिन धीरे धीरे डिफॉर्म करेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में द बिहेवियर इज सीन दैट इन जनरल बॉडीज डू डिफॉर्म जस्ट स्लोली डिफॉर्म, ठीक है। रबर बैंड का एग्जांपल सोचोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो फटाक से डिफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं बोला था वो तुम एक रबर का जो स्ट्रिप है उसको तुम झुला के कुछ देर तक के लिए छोड़ दो फॉर फ्यू डेज एंड आवर्स एंड मंथ्स, वो डिफॉर्म करेगा, धीरे धीरे करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में डिफॉर्मेशन इज नॉट सडन। रबर बैंड इज एन एग्जांपल जो हम लोग करते हैं वो फटाक से डिफॉर्म हो जाता है क्योंकि उसका मॉड्यूलस कुछ डिफरेंट है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक रॉड ले लो, ठीक है, आयरन का एक चेयर ले लो, वो लोग भी डिफॉर्म कर सकते हैं बट स्लोली करके, ठीक है। जैसे कॉमन चीज तुम लोग देखे होंगे, बहुत कॉमन टेबल जो होता है, बहुत से चेयर जो होता है, बहुत से चेयर वो कंप्यूटर लैब में होता है ना, जो प्लास्टिक वाले चेयर्स होते हैं एकदम आर्मरेस्ट करके एकदम आराम से बैठते हैं, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग इयर्स वो चेयर ऑलरेडी वो मतलब यू नो परमानेंटली ऐसे करके डिफॉर्म कर जाता है, मतलब चेयर का जगह बहुत अच्छे से ये था वो और डिफॉर्म करने लगेगा, मतलब बेंड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। मतलब आफ्टर लॉन्ग यूसेज वो धीरे धीरे डिफॉर्म किया है, रिपीटेडली फोर्स पड़ा है, तो मतलब मैं मेनली चीज ये बोलना चाह रहा हूँ कि डिफॉर्मेशन तो स्लोली होता है, एक टाइम आता है। स्लीपर इज अ गुड एग्जांपल, हाँ सर स्लीपर, ठीक है, ओके, डिफॉर्म होता है स्लोली होता है, ठीक है। हाँ क्या हाँ वो चीज तो होता है नीचे में घर से खाया, लेकिन तुम ऊपर वाला पोर्शन जो पतला होगा तो स्लोली स्लोली डिफॉर्म करे, ठीक है। यस, तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमेशा रबर बैंड वाला एग्जांपल मत सोचना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना उस तरह से लगता है सर रबर बैंड ये तो फटाक से कट जाता है सर, आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है। बॉडी का प्रॉपर्टी इनफैक्ट इसी के बेसिस पे तो हम लोग वो तुम लोग वर्ड सुनोगे ना, ब्रिटल, डक्टाइल, मेलिएबल, ठीक है, मॉड्यूलस, ये सब चीजें तो इस चीज का अकाउंट में लेंगे कि भाई डिफरेंट बॉडी डिफरेंट तरह रिस्पॉन्ड करता है। रबर बैंड एक डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, आयरन डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, प्लास्टिक डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, सबका रिस्पॉन्स डिफरेंट है। तो जनरल केस ऐसा होता है। हाउएवर एक फाइनली टाइम आता है, इसके बियॉन्ड मतलब ये जो स्टेट है इसके बियॉन्ड तुम फोर्स अप्लाई करके छोड़ दो इवन फॉर लाइक मेनी इयर्स, अब फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, नो फर्दर डिफॉर्मेशन, जो होना था वो हो गया, बैठ गया, ठीक है। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। हाँ अब तुम समझ बीच में से मन में सर f0 को डबल कर देते हैं, अगेन फिर से डिफॉर्मेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो f0 पे अगर छोड़ दिए डिफॉर्मेशन होगा, इवेंचुअली इट विल कम टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, ओके, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी, ओके। आप बोलते हैं सर अब जब इक्विलिब्रियम हो आप फिर से फ्री बॉडी डायग्राम करो, ठीक है। तो फिर से हम लोग बोलते हैं सर फिर से करो उस कुछ एक पोर्शन को लेके, ठीक है। अब जब तुम करोगे तो फिर से बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो अभी भी 0 है ना, बीच में अगर वो एलोंगेट किया हो, बीच में अगर वो मूवमेंट हुआ तो एक एक्सेलरेशन बोल भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अब भी तो फाइनली एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स इज अगेन 0। अच्छा यहाँ पे f0 है, इधर क्या है, अब इधर तुम बोलोगे सर अब तो f इंटरनल आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि f0 तो तुम बैठा के रखे हो ना, नाउ वील हैव सम इंटरनल फोर्स, ठीक, सर f इंटरनल, तो हाँ एग्जैक्टली, तो यहीं से आएगा कि सर f इंटरनल विल बिकम इक्वल टू f0 तक नेट फोर्स 0 है। अब बात है ये जो इंटरनल फोर्सेस हम लोग बोल रहे हैं अगेन एटॉमिक ओरिजिन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन है, एटॉमिक लेवल पे हो रहा है, ये इंटरनल फोर्सेस सिर्फ अभी नहीं, वो ग्रेजुअली स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब बॉडी स्लोली डिफॉर्म्स, इंटरनल फोर्सेस
अराइज, ठीक है, अराइज करते हैं। लेकिन वही बात है, इंटरनल फोर्सेस जो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस आता है वो तुमको एग्जैक्टली मिमिक नहीं कर पाएंगे। बल तुम हो सकता है 2 मिनट के अंदर ही 0 से 1000 न्यूटन तक पहुंच गए, इंटरनल फोर्स 0 से 1000 न्यूटन तक नहीं एडजस्ट कर पाएगा। इंटरनल फोर्स इवेंचुअली 1000 न्यूटन पे आएगा, क्योंकि फाइनली तो दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, लेकिन उस बॉडी के अंदर वो इंटरनल फोर्स डेवलप करने में टाइम लगता है। वो बॉडी के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो बॉडी का अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, अल्टीमेटली दोनों इक्वल हो। अब हाई स्कूल में जब बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, जनरली बच्चों को हमेशा लास्ट इक्विलिब्रियम स्टेट से पढ़ाया जाता है। इन बिटवीन एक ट्रांजिशन हुआ है, उसको लेकर आप डील करते हो कॉलेज में, तो ये ट्रांजिशन हुआ कैसे, इन बिटवीन ये बीच में कैसा वेरिएशन था। बीच में डेफिनेटली इंटरनल फोर्स वोंट बी इक्वल टू एफ नॉट, क्योंकि अगर एक छोटा सा पोर्शन देख रहे हो वो धीरे धीरे मूवमेंट तो कर रहा है ना। इन बिटवीन द इंटरनल फोर्सेस मे नॉट बी इक्वल टू एफ नॉट, बार बता रहा है इन बिटवीन, इसलिए इंटरनल फोर्सेस अराइज, ठीक है, ओके, एंड दे ग्रो, अराइज एंड ग्रो, वाओ, ग्रो करते हैं, अल्टीमेटली दोनों इक्वल, ठीक है। तो ये पूरा चीज होता है फाइनली, तो फाइनली यहाँ पे आके डिफॉर्मेशन होकर रुक गया। जहाँ पे दोनों सेम हो जाएगा फोर्स, मतलब ये एफ इंटरनल और एफ नॉट, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। अब वही बोलते तो इक्विलिब्रियम, तब मतलब बाय दैट कंडीशन तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है, ओके। मैं ना हर एक पॉइंट पे एलिमेंट तो मैं कुछ भी ले रहा हूँ ना, एलिमेंट तो मैं कुछ भी एक ये ले रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा, तो कोई भी आर्बिट्री शेप का एलिमेंट लो, हर जगह तुम देखोगे कि इंटरनल फोर्सेस एफ नॉट की इक्वल होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देयर विल बी नो फर्दर डिफॉर्मेशन, एंड जब नो फर्दर डिफॉर्मेशन होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, इसके बाद ही हम लोग इलास्टिसिटी के कुछ कुछ टॉपिक्स लेके आते हैं। हुक्स लॉ जो भी हम लोग बोलने वाले हैं लेटर क्लास में, सब कुछ अब इसके बाद से शुरू होता है, ठीक है। ये जो बीच का स्टेट होता है ट्रांजिएंट स्टेट, इसको बोलते हैं, उसको मेन कंसर्न नहीं, ठीक है। हाँ, ये इसलिए बोले क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ा रहे हो, इसका और एक नाम होता है, जगह रहेगा तो लिख लेना। हम जब ऐसा फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं फ्रॉम 0 टू एफ नॉट, इसको बोलते हैं लोडिंग। आप बॉडी को लोड कर रहे हो, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हो। अब जब फोर्स डिक्रीज भी करोगे एक्सपेरिमेंटली में, फोर्स धीरे धीरे कम आता है, तो उसको बोलते हैं अनलोडिंग, ठीक है। ये टर्म्स जान के रखना है, लोडिंग अनलोडिंग, ये टर्म्स काम में आता है बिकॉज लेटर ऑन एक ग्राफ आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग वाला वर्ड हम लोग कॉमनली यूज करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ ये होने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट पे, नाउ वी डिफाइन अ टर्म, like two terms rather. We define a term called stress. Stress within the body. Yes, stress developed within the body. Stress within the body. Yes, stress of the body. Stress of the material. ठीक है, कुछ भी अंग्रेजी यूज करो, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं स्ट्रेस, ठीक है। एक नया फिजिक्स में टर्म आता है, ठीक है। और कहाँ गया मार्कर, हाँ। स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करता है, बुक में कॉमन चीज रहेगा, सुन लो एक बार, ये पार्ट सुन लो, कॉपी बाद में करना, सुन लो, ठीक है, फुल फोकस। स्ट्रेस बुक में जनरली बोलता है कि सर अगर ऐसा स्टेट हो गया, मतलब फाइनली हमें एफ नॉट दिया, भी एलोंगेट कर दिला, अच्छा ये एल और ये लेट्स से एल नॉट प्लस डेल एल, ठीक है, मतलब टोटल एलोंगेशन कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ इज एल नॉट प्लस डेल, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर जो स्ट्रेस है इट इज एफ नॉट, जो तुम फोर्स दिए थे, बाय एरिया। एरिया कौन सा है, ये क्रॉस सेक्शन है यहाँ का, ठीक है, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में कुछ बात नहीं किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ए नॉट, ठीक है, ओके। तो लोग बोलते सर एफ नॉट बाई ए नॉट लो, दैट रेशियो इज कॉल्ड स्ट्रेस, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आइडियल केस, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब एलोंगेशंस होता है या कंप्रेशंस होता है लॉन्गिट्यूडनल, एरिया भी बदलता है, बिकॉज इट हैज टू कंजर्व वॉल्यूम ऑफ इट, ठीक है। ये सब रेजिस्टिविटी में वो सब एग्जांपल प्रॉब्लम्स रहता था, लंबा करोगे लेंथ बढ़ेगा, एरिया भी कमेगा, तो कंजर्व वॉल्यूम। तो बात है प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सिंपल तो होता नहीं, एरिया चेंजेस एक्चुअली, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इन आइडियल केसेस वी आर अज्यूमिंग कि एरिया जो पहले था बाद में भी वही है। क्या स्ट्रेस में बात ही कर रहा हूं, फाइनल स्टेट रुको रुको, मुझे बोल लेना दो, एक चीज बोल लेना, ये जो तरीका होता है कि स्ट्रेस इज द एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया, ये डेफिनेशन सही नहीं है, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन जो स्ट्रेस का ट्रूली होता है वो होता है ये, स्ट्रेस इज ट्रूली डिफाइंड एज, सिलेक्ट होगा ही नहीं, इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम केस में इंटरनल फोर्स बोले एफ नॉट बोले बात एक ही है, तो आपको लगेगा सर हर जगह यही यूज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता।
देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर सिनेरियोस जहां पे इंटरनल फोर्स F0 के इक्वल नहीं होंगे फाइनली. विल टेक अप दोस केसेस, डोंट यू वरी. इनमें वो केसेस कौन से होंगे? ये एक्चुअली ये सेंटर मास वाले ये केसेस. सेकंड केस है ना, सेंटर मास मूव कर रही है, ये केसेस होंगे. ठीक है, बट देयर आर मेनी अदर सच केसेस जहां पे इंटरनल फोर्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स. ऐसा भी हो सकता है, पढ़ेंगे, इंटरनल फोर्स हर जगह वैरी करेगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब स्ट्रेस वोंट बी अ कांस्टेंट. तो फिलहाल वैसे कुछ केस ले रहे हैं हम लोग, एकदम बुक का सिलेबस का एकदम सिंपल केस ले रहे हैं. स्ट्रेस हम लोग कभी भी डिफाइन करना, हम लोग डिफाइन करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे. हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस विद इन द बॉडी. मैं मान के चल रहा हूं कि स्ट्रेस तुम कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया रो, हमारे डिस्कशन के लिए मार्कर कहां, हम मान के चलेंगे कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया रो, स्ट्रेस हर जगह सेम है. हम ये मान के चलेंगे फिलहाल. ठीक है, इसको बहुत लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म विद इन द बॉडी. मैं लिख दूंगा बट सुनो. तो स्ट्रेस का ट्रू डेफिनेशन होता है, लेकिन सोच के देखो, स्ट्रेस एक ऐसा टर्म है जो बॉडी का रेस्पॉन्स मेजर करने का ट्राई करती है कि बॉडी रेस्पॉन्ड कैसे करे. तो बॉडी का रेस्पॉन्स किसके थ्रू गाइडेड है? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स रेस्पॉन्स. एक्सटर्नल फोर्स तो आप कंट्रोल कर रहे हो सर. ठीक है, तो कभी भी मैंने लॉजिकली भी सोच के देखो, स्ट्रेस शुड नॉट बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया. लेकिन बात है हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम में करते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में एफ इंटरनल एफ नॉट इक्वल होता है, तो लोग इसी को रट्टा मान लेते हैं. लेकिन दिमाग में एकदम क्लियर रखना, stress is not defined as external force per unit area, is rather defined as internal force per unit area. ठीक है, ओके. तो अब वही मैं चीज बोला था स्टार्टिंग में, तुम बोला एफ नॉट बाई ए, लेकिन इंटरनल फोर्स तो हमेशा सेम नहीं है ना, ग्रेजुअली चेंज कर. ठीक है, तो फंडामेंटल जो भी हो. अच्छा, स्ट्रेस को लोग डिनोट करते हैं बाय दिस टर्म, बाय दिस अल्फाबेट सिग्मा. ठीक है, जो हम लोग सरफेस मास डेंसिटी में यूज करते हैं वही. ओके, यहाँ पे लेकिन अच्छा लिख लो पहले, फिर बताता हूँ, अब जगह नहीं है मेरे पास. इसका प्रॉपर नाम कुछ और ही होता, लिखे ही थी. तो कॉपी करो, हम यहाँ पे इसमें लिखते हैं लास्ट वाले, मॉडिफाई करेंगे. स्ट्रेस बोलते हैं बट वी मेक इट ए कैटेगरी, वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. होली मदर ऑफ गॉड, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. इसको डिनोट करेंगे भाई सिग्मा एल. अच्छा, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक्सटेंशन का, कंप्रेशन भी हो सकता है अगर एफ नॉट अंदर की तरफ रहे तो. ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता क्या. हाँ, स्ट्रेस बनी ये फॉर्मूला नहीं है, सोचो कि ये दिस हाउ वी डिफाइन. डेफिनेशन क्या है? इंटरनल फोर्स लो भाई एरिया कर दो. So longitudinal stress is defined as internal force per unit area. एरिया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, तो बस यही हाईलाइट करना था कि हमेशा दिमाग में एक्सटर्नल फोर्स पे एरिया मत करना. न्यूटन लॉ से पहले इंटरनल फोर्स देख के निकालना. ठीक है, इंटरनल फोर्स इक्विलिब्रियम में क्या है, एंड देन इंटरनल फोर्स पे एरिया विल बी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. बहुत खत्म हो गया. L2 सिग्मा 2 सिग्मा एल. ठीक है, अब क्या ही करें, ये अब मेरा ख्याल से खराब हो रहा है. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको डिनोट करते हैं तो अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट एप्सिलॉन ई, जो भी बोलो. स्ट्रेन इज बेसिकली डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रैक्शनल चेंज मतलब द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. हाउएवर स्कूल पर्पस के लिए दिन भर यही करोगे, दिन भर यही करोगे, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है. स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड लाइक दिस ओनली इफ पिछले केस में जो स्ट्रेस निकाले ना इज, मैं उसमें बोल रहा था, यूनिफॉर्म अलोंग द बॉडी, यूनिफॉर्म अलोंग होल बॉडी. नहीं, हम लोग बोले ना मैं केसेस लूंगा, जैसे वो बोला तो झुला के रख रहे हो जो, तब नहीं होगा. ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ किसी प्रॉब्लम में कि तुम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हो, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे बॉडी के अंदर हर बार स्ट्रेस सेम आ रहा है, फोर्स पे एरिया हर बार सेम आ जा रहा है, सेम वैल्यू आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये सिग्मा एल इज यूनिफॉर्म अलोंग होल बॉडी. अगर यूनिफॉर्म है ओनली देन यू कैन गो फॉर दैट स्ट्रेस स्ट्रेन डेफिनेशन del upon L naught. अगर नहीं होता यू हैव टू यूज अ डिफरेंशियल नोटेशन कैलकुलस, नेक्स्ट क्लास बाद में करेंगे, पहले सिंबल जी समझ लेते हैं. ठीक है, क्लियर. तो ये हो गया स्ट्रेन, दिस इज आवर डिफाइंड स्ट्रेन. सो वी डिफाइन टू न्यू टर्म्स,
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों ही सॉर्ट ऑफ बॉडी के रेस्पॉन्स को मेजर कर रहे हैं। बॉडी के अंदर इंटरनल कितना फोर्स अराइज कर रहा है टू अपोज यू, आपको अपोज करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो तुमको अपोज करने के लिए फोर्स अराइज कर रहा है, तो दैट इज स्ट्रेस। एंड जो डिफॉर्मेशन हो रहा है बाय दैट टाइम, दैट इज स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। So this is longitudinal stress and strain. We define next shear. Next heading दे देना shear deformation. Easy है, बोलो बोलो क्या बोले? स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या बोले? फिर कट जा रहा है पूरा। हेलो क्लियर बोलता है। पिछले स्लाइड में जो स्ट्रेस को डिफाइन किया एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, नोटिस करें इट इज बेसिकली प्रेशर, ठीक है। लेकिन प्रेशर वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेशर वर्ड यूज करेंगे फॉर वॉल्यूमेट्रिक समथिंग, बाद में आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही बोला जाता है, इवन दो इट्स यूनिट विल बी पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इट इज बेसिकली ट्राइंग टू मेजर द इंटरनल फोर्स अराइजिंग पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इमेजिन करो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो स्ट्रेस इस चीज को बोलते हैं, हाँ सर, स्ट्रेस इज ट्राइंग टू मेजर द इंटरनल फोर्स व्हिच इज अराइजिंग ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। एंड स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज ट्राइंग टू मेजर द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इसको लिखना चाहता बोल सकते हो वर्ड्स में, बेसिक लिटरेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस को इलास्टिक एनालॉग ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं। नहीं सर मत बोलो, एक्चुअली प्रेशर यूज किया जाता है जस्ट रिजर्व होता है वॉल्यूमेट्रिक के लिए, या मतलब थ्रस्ट वाले चैप्टर में, फ्लूइड वाले चैप्टर में दे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेन बस यही होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ की अंडर द एक्सटर्नल फोर्स को कितना डिफॉर्म किया, एंड देन इट रीचेस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक आते आते, इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ, तो उस रेशियो को स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। यही था। नाउ वी कम टू शियर, फटाफट इसको लेते हैं। अब इस केस में ऐसा है, ठीक है। इतना बात हमारे साथ कर लेना, जब क्वेश्चन पूछेंगे हम तब तो नहीं करते, तब एकदम सांप सूंघ जाता है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। शेयर डिफॉर्मेशन वी टॉक अबाउट cubical bodies which don't only have length, they also have heights and breadths and volumes, ठीक है। मेन चीज है कि शेयर में आई एम नॉट कंसिडरिंग ओनली लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन में जब भी बात करते हैं पीपल ओनली टॉक अबाउट रॉड्स, 1D बॉडीज। इस बार जब शेयर का बात करेंगे हम टॉक अबाउट 3D बॉडीज, नॉट 2D, 3D बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे आइडिया क्या रहता है, मतलब कुछ ऐसा सोचो, एक कॉमन एग्जांपल बुक्स में दिया जाता है, आपको बुक में बुक का एग्जांपल दिया रहा है, बोला सर बचपन में सबने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदा हो, एक मोटा डिक्शनरी खरीदा, ठीक है, बहुत मोटा वॉल्यूम है, एंड बोलते हैं सर आप इसको फोर्स अप्लाई करो, बट यू डोंट अप्लाई अ फोर्स लाइक दिस। अगर फोर्स ऐसे अप्लाई किया दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल। किस सेंस में सर? जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर है, उस सेंस में, समझ रहे हो? तो दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल केस। तो ये लोग बोलते सर ऐसे नहीं अप्लाई करेंगे, ऊपर में ऐसे अप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ऊपर का उसके टेंजेंशियल, ठीक है। मतलब ऊपर का पन्ना पकड़ के आप पुल कर रहे हो तो ऑब्वियसली होता है, क्या करता है ये कुछ अग जाता है, देखिए होगा सब लोग ऐसा डिफॉर्मेशन। दिस काइंड ऑफ अ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड शियर डिफॉर्मेशन। शियर एक्चुअली वर्ड फिजिक्स में हर जगह आता है जहां पे भी टेंजेंशियल फोर्सेस अराइज करते हैं, ठीक है। तो शियर डिफॉर्मेशन इज एक्चुअली ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्सेस। पिछली बार जो फोर्स था यू कैन कॉल दैट नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल टू एरिया था, हाँ। इस बार टेंजेंशियल फोर्सेस। तो बोलता हूं वंस अगेन, हर बॉडी इतना इजीली डिफॉर्म नहीं करेगा। आप सोचो, आप आयरन का एक ब्लॉक लेके आए, तुम सोचोगे सर इधर फोर्स देंगे डिफॉर्म कर जाएगा, वाह, हड्डी टूट जाएगा। डिफॉर्म करेगा लेकिन इट विल टेक टाइम, वंस अगेन बहुत टाइम तो ठीक डिफॉर्म करेगा। जैसे ये एग्जांपल बोलता है, बहुत कॉमन एग्जांपल होता है, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम लेटर ऑन, ठीक है। प्रॉब्लम को मैं एग्जांपल बनाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत बार, ठीक है, रॉड निकला रहता है ना, वो सरिया, टीएमटी बार्स, विराट कोहली, ठीक है, उसी का एडवर्टाइजमेंट करते रहता है, ठीक है। तो देखे हो गए जब वो बार्स निकले रहता है, ठीक है, ऐसे तो पतला होता है, लुक लाइक रॉड, लेकिन रिजिड ही है। उस केस में एक चीज हो रहा है, सुनो एक बार, जस्ट फील करो।
रॉड ऐसा निकला हुआ है दीवार से, ठीक है, ओके, रॉड ऐसा नहीं होता, वो बेंड कर जाता है, देखो ना, तो झूलता है, वो आदमी बैठ नहीं करता उसको, नहीं वो ऐसे ही होता है। ठीक है। सिर्फ ये रॉड नहीं है, टेक टेक फॉर एग्जांपल एनी लॉन्ग रॉड, ठीक है, ओके, जैसे पतले पतले रॉड्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ट्रक के पीछे लगा हुआ है, वो भी थोड़ा झूला होगा। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ शियर। कोई बोले सर कैसे? सोचो एक चीज, एमजी तो इधर काम कर रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू दिस क्रॉस सेक्शन, अंदर में जो क्रॉस सेक्शन है उसके रेस्पेक्ट में एमजी किधर है? टेंजेंशियल है ना, इट्स बिविंग टेंजेंशियली। समझ में आ रहा है बात? तो डिफॉर्मेशन तो उसी के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ शियर। मतलब शियर होने के लिए हमेशा एक मोटा बॉडी डिक्शनरी नहीं चाहिए आपको, एक पतला से रॉड में भी शेयर आप ला सकते हो, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट है शेयर का कि डिफॉर्मेशन जो भी हो रहा है इट इज ड्यू टू सम टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू सम क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहां पे अगर ये जो नॉर्मल एग्जांपल होता है वहां पे हम लोग ऐसे दिखाते हैं एफटी, और ये इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, ठीक है, टेंजेंशियल टू दिस एरिया, ये एरिया मैटर कर रहा है इस बार, ऊपर वाला एरिया, ठीक है। तो रॉड में भी शेयर बोल सकते हो। तो शेयर बहुत जगह पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत जगह दिखता है, ठीक है, ठीक है। अब वंस अगेन, नॉर्मल बॉडी के लिए डिफॉर्मेशन तो इजीली होगा नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं सर होगा, थोड़ा टाइम दो, गिव इट फ्यू इयर्स, गिव एंड टेक, ठीक है, ओके। अब देखिए, लोग ये बोलते हैं वंस अगेन एक्सपेरिमेंटली हम लोग बोलते हैं सर एफटी जो है एक्सटर्नल फोर्स आप दे रहे हो, ये आपका एक्सटर्नल है, इसको ग्रेजुअली बढ़ाओ, जीरो से तुम सम एफ नॉट, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टू एफ नॉट, ठीक है। डिक्शनरी के केस में हो सकता है फटाक से डिफॉर्म कर जाए, मोटे मोटे डिक्शनरी लो, लेकिन रिजिड बॉडीज इन जनरल, माने सॉलिड बॉडीज इन जनरल उतना जल्दी डिफॉर्म नहीं करेंगे। बट हाँ, कुछ सालों बाद डायग्राम कैन लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राउंड पे मैं मान रहा हूँ कि मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। हाँ, क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगल से एक रोम्बस टाइप, रोम्बस नहीं बोलना चाहिए, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम टाइप्स बन जाएगा, ठीक है। 3D में इसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, ये क्यूबॉइड, दिस इज पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। लोग ये सब तुम लोग को मैथ्स में रहेगा, हाँ बिल्कुल, awesome। तो जो भी है ऐसा डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है सब बॉडी का इतना सिंपल तो होगा नहीं, एकदम मस्त, एकदम एकदम पैरेलल बना, जैसे डिक्शनरी का केस ही वो होता है, इसे कर्व करके बनेगा, ठीक है। रॉड वाला केस ही, रॉड क्या वो बिल्डिंग से निकला तो पूरा भाई ऐसे हो जाता है ना, ऐसे करके झूला रहता है, ठीक है, जैसे कर्व। तो वो सब केसेस बाद में, हम लोग सिंपल केस ले रहे हैं कि बॉडी ऐसे डिफॉर्म किया एकदम मस्त, एकदम लीनियरली ऐसा एक लाइन बना हुआ है, ठीक है, ऐसा डिफॉर्म किया। वंस अगेन यहाँ पे भी होगा कि सर जो डिफॉर्मेशन होगा दैट विल ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है। अल्टीमेटली मैं जो डायग्राम कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट फिर से इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। तुम्हारा एफ नॉट अभी भी काम कर रहा है, तुम्हारा एफ नॉट हैज नॉट स्टॉप्ड एक्टिंग, बट आई हैव रीच्ड एन इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन हमेशा बोलने का मतलब है इट डज नॉट डिफॉर्म एनी फर्दर, इसके बाद अब नहीं करने वाला, जो भी इट्स नॉट गोइंग टू डिफॉर्म एनी फर्दर, जो डिफॉर्मेशन करना था कर चुका है, मैं एफ नॉट अप्लाई करके चुपचाप रखा हूं, इसके बाद और डिफॉर्म नहीं कर रहा। बीच में लेकिन ट्रांजिशन टाइम आया था, ट्रांजिशन पीरियड आया था, जब वो सब फेसेस थोड़ा टिल्ट करके टिल्ट किए होंगे, ठीक है। अब लोग बोलते सर हाउ डू आई मेजर डिफॉर्मेशन इन दिस केस, इस केस में डिफॉर्मेशन कैसे मेजर करें? तो बोलते हैं सर इन दिस केस अ गुड मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन विल बी दिस एंगल, द एंगल इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। पिछली बार मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन वो चेंज इन लेंथ था, इस बार हम लोग बोलते हैं लेट्स इंट्रोड्यूस एन एंगल, ठीक। तो ये एंगल धीरे धीरे चेंज किया, ठीक है, फाइनली इट हैज रीच्ड सम वैल्यू, फाइनल वैल्यू थीटा नॉट मैं लिखता हूं, उसके बाद अब बढ़ नहीं रहा, इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है शेयर के केस में होता है कि डिफॉर्मेशन स्टडी करना है, वी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, इट मेक्स सेंस, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ हियर इज दिस नाइस पार्ट, यहाँ पे स्ट्रेस बोलोगे तो कैसे बोलोगे? यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस सिग्मा, लेकिन सफिक्स में एस, वी डिफाइंड एज ऑब्वियसली टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर से हम बोलेंगे सर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, वो होता है एक्चुअली इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको बोलेगा सर इंटरनल फोर्स हाउ, कैसे? तो बोलूंगा सर ध्यान से देखो, यहां पे एक एलिमेंट लेके देखो, इस बार एलिमेंट कैसे ले रहे देख रहे हो,
एक थिन लेयर, मैं बोलता सर इस लेयर का फ्री बॉडी डायग्राम करो ना, वो पक्का रेस्ट पे है, ऊपर में एक एफ नॉट तुम लियो विच इज एक्सटर्नल, अंदर में ये क्या आएगा इंटरनल फोर्सेस, नेट फोर्स हैज टू बी जीरो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट। ये इंटरनल फोर्स भी तो टेंजेंशियली काम कर रहे हैं, बस काम खत्म। आप बोलोगे सर वो जो इंटरनल फोर्स है दैट पर यूनिट एरिया, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हो गया शेयर स्ट्रेस। इन इक्विलिब्रियम केसेस, मोस्ट केसेस में ये क्या हो जाएगा, एफ वो एफ नॉट बाई ए नॉट होगा, लेकिन जनरलाइज नहीं करेंगे। तो चाहो तो इस केस में आप लिख सकते हो कि हाँ सर फाइनली इक्विलिब्रियम दैट इज एफ नॉट बाई ए नॉट। तो shear stress just like longitudinal stress is defined as force by area, लेकिन फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। ठीक है, क्लियर। व्हाट अबाउट द स्ट्रेन, यही लास्ट पार्ट है, स्ट्रेन को डिस्कस करना। पहले इतना कॉपी कर लो तो यार, स्ट्रेन करने के लिए खत्म हो, नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा। स्ट्रेन वाला जो shear स्ट्रेन होगा, हाउ डू यू डिफाइन दैट, आइडिया ये रहता है, सुनिएगा। हम बोलते हैं सर shear स्ट्रेन उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ, मैंने लिखते हैं ऐसा है वो एप्सिलॉन एस, लेकिन इसको मेजर करेंगे वाया थीटा। तो अभी बोले ना थीटा इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, हाउएवर सिर्फ थीटा नहीं रखता, हम लोग बोलते हैं सर प्रैक्टिकल लाइफ में, सुनिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, खुद ही सोच के देखो, रॉड एक प्रॉपर एक रिजिड बॉडी लोगे तो बहुत ज्यादा डिफॉर्म नहीं करेगा, हल्का सा एंगल चेंज होगा। थीटा बहुत छोटा होता है, तो मैथ्स में एक चीज पढ़े थे, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट टू tan थीटा अप्रोक्सीमेट टू थीटा, ये बहुत बार लाइक स्टार्टिंग में भी यूज हुआ है, नहीं पता है तो जानिएगा, कुछ लोग तो एकदम आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हैं, ऐसा क्यों पढ़े थे, तो होता है। फॉर स्मॉल एंगल्स लेस देन 5 डिग्रीज, अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट किए देन देखा जाता है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट टू थीटा इटसेल्फ, एंड tan थीटा साइन थीटा ऑलमोस्ट सेम होने लगता है। तो बोलते सर थीटा ना करके ना अब tan थीटा लिखो। अब इंटरेस्टिंग थिंग, बच्चा वो जब डिफॉर्म कर चुका है, ये थीटा है, मैंने फाइनल थीटा थीटा नॉट, tan थीटा कैसे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब स्टार्टिंग में भी जब ऐसा था, ये हाइट तो सपोज ये हाइट l है, हाइट हाइट तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ये चेंज हुआ थोड़ा सा, तो लोग बोलते सर इसको आप डिफॉर्मेशन लो, इसको आप l लो, तो इस बार बोलते हैं del l अपॉन l, मतलब फॉर्मेट सेम आ रहा है, बट बी केयरफुल, del l इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन में क्या होता है, जिधर एल मेजर करते हो डेल भी तो उधर ही होता है ना, यहाँ पे एल मेजर कर रहे हो वर्टिकली, डेल हो गया हॉरिजॉन्टली, तो फॉर्मेट याद रखना बहुत इजी होता है, लेकिन द आइडिया इज कंप्लीट डिफरेंट। इट्स समवॉट लाइक, बहुत shear strain को ऐसे लिखते हैं, डिफॉर्मेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस बाय एल अलॉन्ग वाई एक्सिस, समझाने के लिए कि भाई डिफॉर्मेशन तुम हॉरिजॉन्टली देख रहे हो जबकि तुम हाइट ले रहे हो वर्टिकली। ठीक है, छोड़ो वो अभी नहीं, तो ऐसा तो डेल अपॉन एल लिख सकते हो, लेकिन ध्यान देना डेल किधर है, एल का। ठीक है, ये हो गया shear strain। ठीक है, एंड ये डायग्राम समझाने के लिए बहुत तो ये एक एग्जांपल भी यूज करता है, बोलता है कि सर एजे आपने एमनी को ड्रॉ कर लेना तो बेंड हो गया, दिस कैन ऑब्वियसली बी थॉट ऑफ लाइक दिस। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स व्हिच आर लाइक डिस्प्लेस्ड स्लाइटली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, पिरामिड कुछ ऐसा, मैंने ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों करते हैं लोग, बिकॉज जनरली पीपल ऑफन ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी एलिमेंट इन बिटवीन, बीच में किसी एक एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम करते तो कैसे दिखेगा, सब रेस्ट पे इंटरनल है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो ऊपर में काम कर रहा है बस, अरे तुम जहां पे दे रहे हो फोर्स नॉट ट्रांसफर, वाह याद है। ठीक है, उसमें दोनों तरफ ही इंटरनल है, दोनों तरफ ही टेंजेंशियल है, लेकिन दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल, सब रेस्ट पे है ना, तो मतलब अंदर में कोई लेयर लेते हो उसको फ्री बॉडी डायग्राम करते हो तो दोनों तरफ से फोर्सेस मिलेंगे आपको। ऐसे बोल रहे हो, नीचे, ये नीचे वाला, इससे इसके इसके डायरेक्शन, क्यों वहां से कांटेक्ट कहां पे है, इनफैक्ट ये जो एफटी है, ये एफटी है ऊपर का लेयर दिया है उसको, और ये एफटी नीचे का लेयर दिया है उसको। ठीक है, ये मतलब कंज्यूमर है, बाकी ऊपर और नीचे के लेयर्स प्रोड्यूसर है, ये उसने फोर्स दिया। ठीक है, ये बस ऐसे ही ड्रॉ किया, बस समझाने के लिए कभी फ्री बॉडी डायग्राम जरूरत पड़ता है। तो वी डिफाइन टू मेन टर्म्स, shear stress, shear strain, longitudinal stress, longitudinal strain।
वहां से यही कंडीशन कि सर आप ऐसे फॉर्मूले में तभी लिख पाओगे इफ, जो पिछली बार कंडीशन था, शियर स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म इन द बॉडी। ठीक है, पिछली बार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बोला था, मैं बोला था हर क्रॉस सेक्शन पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी बॉडी के अंदर किसी भी हाइट पे क्रॉस सेक्शन देखो, हर क्रॉस सेक्शन पे सेम स्ट्रेस आना चाहिए, तभी जाके स्ट्रेन को तुम ऐसा डेल अपन लिख पाओगे, नहीं तो यू विल हैव टू यूज सम कैलकुलस और डेरिवेटिव आइडियाज, बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। तो एक प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन आ चुका